हेलो सभी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के नए अध्याय जिसमें 19वीं और 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल देखेंगे तथा इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा उन कॉन्सेप्ट को भी हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि अगर उससे रिलेटेड कुछ और प्रश्न बन सकता है या एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी बिंदुओं पर चर्चा हो सके। तो आ जाइए, इससे रिलेटेड हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी और रामकृष्ण मिशन। ये चारों जो ऑप्शन में है वो सभी सुधार आंदोलन ही था। तो करा हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन, तो आर्य समाज भी एक सुधार आंदोलन होता है जो कि मुख्य रूप से आर्यावर्त यानी भारत में वो योगदान अपना देता है। उसमें भी वो कृषि ना ये महिलाओं के उत्थान को लेकर बात करता है, जिसमें धर्म में समाज में जो फैली कुरीतियाँ हैं उसको लेकर बात करता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात की जाए तो थियोसॉफिकल सोसाइटी भी आप देखेंगे तो वह भी क्या करता है, एक तरह से उसमें कोई भी मान्यता या कोई भी विचार नहीं होता जिसको वो थोपने की बात करता है। वो विश्व के हर एक जो भी धर्म है उन सभी को वो मानने को क्या करता है, बढ़ावा देता है। यानी एक तरह से वह बंधुत्व को, जिसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी हम लोग देखेंगे एच पी ब्लाउटस्की और अमेरिकन जो कर्नल रहते ऑलकट के द्वारा यह चलाया जाता है। और उसके बाद फिर रामकृष्ण मिशन, यह जो रामकृष्ण मिशन था जो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, यह भी एक तरह से क्या किया जाता है, यह भी एक मतलब समाज जो होता है वह हिंदू धर्म का ही है, या फिर जो भी भारत के पर जितने भी जो धर्म है सभी धर्म सम्मेलन की वह भी एकजुटता की बात करता है। तो लेकिन इसमें करा हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन, तो जो हिंदू धर्म का जो पहला सुधार आंदोलन हो जाएगा वह हो जाएगा ब्रह्म समाज। क्यों होगा ब्रह्म समाज? अब ब्रह्म समाज के बारे में हम लोग जानते हैं कि ब्रह्म समाज का स्थापना कौन किन परिस्थितियों में और क्या होता है, और इसके स्थापना होने से समाज में क्या क्या बदलाव आता है, उन सभी बिंदुओं को हम लोग समझते हैं, ताकि इससे अगर आप ये समझ लिए तो इससे रिलेटेड 8 से 10 प्रश्न पूछा जाता है, वो आपको रोटेट करता रहेगा। तो देखा जाए ब्रह्म समाज की स्थापना की बात की जाए तो यह जो स्थापना है यह राजा राम मोहन राय के द्वारा किया जाता है। यह भारत आधुनिक भारत का हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन होता है जो 1828 ईस्वी में। बाकी सभी बाद में ही देखने को मिलेगा। आर्य समाज 1875 में देखने को मिलेगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी में 1875 में देखने को मिलेगा, रामकृष्ण मिशन में 1896 ईस्वी में। तो इस चारों ऑप्शन में से अगर आपको डेट भी याद है तो पहला मार सकते हैं, लेकिन सभी हिंदू धर्म सम्मेलन नहीं था। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी जो था वह मुख्य रूप से हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा था। वह थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या चीज का बात कर रहा था, वह सभी धर्मों को बात कर रहा था। उसमें कोई भी मान्यता नहीं था, कोई ऐसा उसका सिद्धांत नहीं था जो थोपा जाए। यानी वो सभी जो क्या करते हो, सभी मतलब जो ऐसे जिज्ञासु व्यक्ति जो सभी धर्मों को मानते हो उन सभी को उसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी में, थियो का अर्थ ही था, थियो का अर्थ दो शब्द से बना था, थियो और फिस्ट। थियो का अर्थ था ईश्वर और फिस्ट का अर्थ था ज्ञान, यानी ईश्वर का ज्ञान। यानी जो भी व्यक्ति है उन सभी को उसमें क्या किया जाएगा, विश्व बंधुत्व में वो अपना भागीदारी दे सकते। उसके बाद रामकृष्ण मिशन के द्वारा जो स्वामी दयानंद के सरस्वती के द्वारा चलाया जाता है, वो भी आप देखेंगे किस तरह से स्वामी दयानंद सरस्वती, ये रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद है ना। स्वामी विवेकानंद जब क्या करते हैं, जब वो जाते हैं शिकागो जाते हैं, वहाँ पर सम्मेलन होता है, तो फिर वहीं पर वो रहते हैं, किस तरह से वो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसके बाद भारत की एक अलग पहचान बन जाती है। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि उस तरह से वो उन्होंने क्या किया, रामकृष्ण मिशन की भी वो स्थापना करते हैं। क्योंकि आप जो स्वामी विवेकानंद रहते हैं वो बहुत सी को पढ़े हुए रहते हैं, वो एक जिज्ञासु व्यक्ति भी होते हैं, और उनके बारे में बहुत सारे लोगों का भी कहना था कि वो एक काफ़ी क्या थे, जिज्ञासु और काफ़ी एक असाधारण टाइप के व्यक्ति थे। क्योंकि उसी समय में वो बहुत सारे जो राइटर हैं उनके अध्ययन को भी वो पढ़ चुके थे। तो हम लोग ब्रह्म समाज की चर्चा कर रहे थे। तो ब्रह्म समाज क्या था, ब्रह्म समाज में हम लोगों ने देखा कि राजा राम मोहन राय के द्वारा यह क्या किया जाता है, स्थापना किया जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में होती है। हालांकि ब्रह्म समाज से पहले इसका कुछ और भी नाम होता है जिसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो राजा राम मोहन राय कौन थे, इनका जन्म जो होता है, राजा राम मोहन राय का जन्म होता है, यह होता है बंगाल के एक जिला है वर्धमान में, राधानगर करके, उसी गांव में उसी जगह पर इनका जन्म होता है। यह जो एक किस किस समाज से आते हैं, वह एक ब्राह्मणवादी समाज से, रूढ़िवादी ब्राह्मणवादी परिवार से आते हैं। इनका जो भी जो शिक्षा होता है वह संस्कृति में शिक्षा में होता है, या संस्कृत के लिए बनारस भी जाते हैं। या सिर्फ संस्कृत ही नहीं, बहुत सारे भाषाओं का ये ज्ञान होते हैं, यह पढ़ते हैं। यह फारसी अरबी के लिए पटना में ये प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। फिर ग्रीक और हिब्रू की भाषा भी सीखते हैं, फ्रेंच लैटिन भाषा भी के भी जानकार रहते हैं। और यह केवल
क्या क्या मतलब, कहने का मतलब ये सिर्फ हिंदू धर्म के जो ग्रंथ थे सिर्फ उसी को ही नहीं पढ़े थे ये, बल्कि इस्लाम, ईसाई, यहूदी, ये सभी को इन्होंने पुस्तकों को अच्छी तरह से पढ़ा था। वो 16 वर्ष की आयु में ही वो क्या करते हैं, अपना गांव की तरफ वो लौटते हैं और हिंदुत्व में जो मूर्ति पूजा था उसका तर्क संगत वो आलोचना स्टार्ट करते हैं 16 वर्ष की अवस्था में। फिर आप देखेंगे कि 1803 ईस्वी में क्या होता है। 1803 ईस्वी में यह एक इनके द्वारा एक और, जब ये इतने सारे ग्रंथों का जब वो अध्ययन करते हैं, इस्लाम, ईसाई, यहूदी धर्म का सब गहन अध्ययन करते हैं, तो वह एक राजा राम मोहन राय का पहला प्रकाशन आता है, तुहफत उल मुआवुद्दीन। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि तुहफत उल मुआवुद्दीन कब था, कब प्रकाशन किया गया, तो वह देवताओं का उपहार यानी एकेश्वरवाद का उपहार, इन्होंने इस पर बल दिया था, जो 1803 ईस्वी में सामने आता है। यह हिंदू के तर्कहीन धार्मिक विश्वासों और भ्रष्ट प्रथाओं का उजागर इन्होंने किया है कि यह किस तरह से व्याप्त कुर्तियाँ हैं। उसके बाद 1803 ईस्वी से ईस्ट इंडिया कंपनी में यह काम भी करते हैं। फोर्डवुड और डिग्बी के अंतर्गत ये दीवानी के रूप में वो काम करते हैं 1803 से 14। उसके बाद जैसे ही वो फिर 14 ईस्वी में 1814 ईस्वी में वो क्या करते हैं, अपना जॉब को छोड़ देते हैं, नौकरी को दरकिनार कर इस्तीफा दे देते हैं। फिर वो क्या करते हैं, अपने जीवन के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के प्रति समर्पित के लिए फिर से वो कलकत्ता चले आते हैं। उसके बाद से यहाँ से कहानी स्टार्ट होता है। कहानी तो शुरू से ही स्टार्ट हो गया था, जिस तरह से जब वो 16 वर्ष की आयु में क्या करते हैं, मूर्ति पूजा का एक तर्कसंगत आलोचना करते हैं। जब वो धीरे धीरे से संस्कृत से अरबी, फारसी, उसके बाद लैटिन, फ्रेंच, ये सभी भाषाओं का अध्ययन करते हैं, फिर बहुत सारे ग्रंथ का अध्ययन करते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा किस तरह से तोहफत उल मुइनुद्दीन उनके द्वारा लिखा जाता था। फिर वो ईस्ट इंडिया कंपनी में करते हैं। फिर कंपनी को छोड़कर वो जो जॉब कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत में, उसको छोड़कर फिर से वो कलकत्ता आते हैं। उसके बाद 1814 ईस्वी में मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता, निरर्थक अनुष्ठानों एवं अन्य सामाजिक बुराइयों का वो विरोध करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर उन्हीं के सहयोग से उनके कुछ मित्रों के द्वारा 1815 ईस्वी में एक आत्मीय सभा का स्थापना किया जाता है। जो आत्मीय सभा जो मुख्य रूप से यह जो आधारित था, यह वेदों के पाठ और ब्रह्म संगीत जो गाए जाते थे उस पर आधारित था, जिसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे रूढ़िवादी लोगों से उनका सामना करना पड़ा। परंतु राय क्या हुए, निराश नहीं हुए। राय ने देशवासियों के मध्य उन्होंने आधुनिक शिक्षा, कभी कभी प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सुधार आंदोलन है या कौन है जो क्या किए थे अंग्रेजी की शिक्षा का अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया था, तो राजा राम मोहन राय थे। तो वो क्या करेंगे, अब देखेंगे हम लोग कि अंग्रेजी शिक्षा का ये समर्थक भी होते हैं। इनका मानना है कि नवजागरण के प्रसार और विज्ञान की शिक्षा के लिए अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक है। इसलिए वो क्या करते हैं, 1817 ईस्वी में डेविड एंड हेयर के सहयोग से, जो डेविड एंड हेयर होते हैं, 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज का स्थापना करते हैं डेविड हेयर के सहयोग से। तो उसमें भी वो भी सहयोग करते हैं। फिर बाद में देखेंगे जो डेविड एंड हेयर के द्वारा जो स्थापना किया जाता है किसका, हिंदू कॉलेज का, जिसमें आप राधाकांत राय जो देखेंगे बाद में ब्रह्म समाज का विरोध में वो खड़ा होते हैं, उनके द्वारा भी सहयोग राशि उसमें की जाती है। हालांकि वो कहानी अलग है, जो आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि ब्रह्म समाज का जो विरोधी संगठन कौन था, तो वही राधाकांत राव के नेतृत्व में वो धर्म सभा के रूप में वो उभरा था। तो इस तरह से ब्रह्म समाज क्या होगा, हम लोगों ने देख लिया कि 1817 ईस्वी में डेविड हेयर के सहयोग से किया जाता है, एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाती है, जिसमें अथक प्रयास होता है राजा राम मोहन राय जी का, ये भी वो समर्थन करते हैं। उसके बाद फिर 1821 ईस्वी में क्या किया जाता है, यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। और बाद में देखेंगे कि लेखन और अन्य गतिविधियों के माध्यम से भारत में स्वतंत्र प्रेस के लिए आंदोलन के लिए यह राजा राम मोहन राय समर्थन भी करते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि बीच में क्या होता है, अंग्रेजों के द्वारा जो प्रेस का स्वतंत्रता होता है इस पर रोक लगाया जाता है, जिसमें राजा राम मोहन राय अपने लेखन और अन्य गतिविधियों सहायता करते हैं। फिर 1819 ईस्वी में क्या होता है, हेस्टिंग्स के द्वारा जो सेंसरशिप लगा रहता है उसमें ढील पड़ता है। फिर राजा राम मोहन राय के द्वारा आप देखेंगे कि 3 पत्रिकाएं प्रकाशित किया जाता है, जब लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा जो लगा हुआ रहता है सेंसरशिप, जब उसमें कुछ ढिलाई दिया जाता है, जिसमें पहला पत्रिका होता है भ्रमणवादी पत्रिका 1821 ईस्वी में, उसके बाद बंगाली साप्ताहिक पत्रिका संवाद कैमुदी 1821 ईस्वी में, और तीसरा जो होता है वह फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार 1822 ईस्वी में। ये तीनों से प्रश्न आता है, हम जितना भी आपको नाम ले रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, उन सभी से प्रश्न तो ये होता था इस तरह से। उसके बाद फिर 1825 का समय आता है, जब 25 में आता है तो वेदांत कॉलेज की स्थापना करते हैं, जिसमें भारतीय शिक्षण और पश्चिमी सामाजिक और भौतिक पाठ्यक्रमों को पढ़ाया जाता है। उसके बाद कुछ वर्ष बाद राजा राम मोहन राय अपने कुछ सहयोगियों के साथ, जिसमें द्वारकानाथ ठाकुर होते हैं, कालीनाथ मुंशी होते हैं, प्रसन्न कुमार होते हैं आदि के साथ आत्मीय सभा का स्थापना किया जाता है। फिर वही आत्मीय सभा कुछ समय बाद 1828 ईस्वी में आत्मीय सभा जो है ब्रह्म सभा के रूप में वह बदल जाता है। यानी आत्मीय सभा का स्थान कौन ले लेता है, वह फिर ले लेता है ब्रह्म सभा।
तो ब्रह्म सभा से फिर वो ब्रह्म समाज भी बनता है। तो कभी कभी आपको देखने को मिलेगा ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज, तो वही होता है कि आत्मीय सभा 1815 ईस्वी में चलता है, फिर उसके बाद फिर वो क्या होता है, ब्रह्म सभा बनता है, फिर ब्रह्म सभा का 1828 ब्रह्म समाज की स्थापना हो जाती है। इस ब्रह्म समाज की स्थापना में वेदों और उपनिषदों का अध्ययन पर एक ईश्वर के सिद्धांत पर जोर दिया जाता है कि ईश्वर एक है, एक ईश्वरवाद जिसमें हम लोगों ने देखा कि ईश्वरवाद। तो ब्रह्म समाज में तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, कर्मकांड इत्यादि की आलोचना की जाती है। इसके अलावा जो बहुविवाह, बाल विवाह, सती प्रथा इत्यादि वेदों के विरुद्ध माना गया है, तो सभी का किया जाता है। उसके बाद क्या है कि जो ब्रह्म समाज में ईसाई जो धर्म होता है उसकी प्रशंसा की जाती है, लेकिन उसमें जो प्रिसेप्ट ऑफ जीसस जिसमें चमत्कारियों का गुण बनाया जाता है उसको वो एक खारिज करते हैं। वो उसमें वो बताते हैं कि किस तरह से जो ईश्वर के अवतार हैं उसमें प्रिसेप्ट ऑफ जीसस है, न्यू टेस्टिमेंट पर जो नैतिक और दार्शनिक संदेश को अलग करने का वो कोशिश करते हैं चमत्कारी शक्तियों का। फिर आप देखेंगे बाद में क्या होता है कि 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय सती प्रथा जो एक भयानक प्रथा थी जिसमें क्या हो जाता था कि जिंदा औरतों को जला दिया जाता था। यानी जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी को उनके साथ चिता पर लेटना होता था। ये सभी जो कुर्तियाँ व्याप्त थी, तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से, क्योंकि वह अपने बड़े भाई के पत्नी को सती होते हुए देखे थे, जो उन पर माइंड में काफ़ी उनको क्या क्या था, झकझोर दिया था इस चीज़ की घटनाओं को लेकर। तो वह इसका काफ़ी क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तब अंत में क्या हो जाता है, लॉर्ड विलियम बेटिंग के सहयोग से 1829 ईस्वी में वह सती प्रथा जैसे वह प्रथा को क्या कहता है, कानून बनाकर उस पर रोक लगा दिया जाता है। तो प्रश्न ये भी देखने को मिलेगा सती प्रथा किनके सहयोग से क्या किया गया, रोका गया। राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में 1829 ईस्वी में। इस तरह से वो एकेश्वरवाद में हिंदू धर्म के बहुदेववाद, ईसाई धर्म के प्रति सुधारात्मक कदम को मानते थे। एकेश्वरवाद को उनका मानना था कि एकेश्वरवाद की मान्यता के लिए सार्वभौमिक मॉडल का समर्थन आवश्यक है। तो राजा राम मोहन राय ने क्या किया, अशिक्षा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसे अमानवीय रूपों से मुक्त करने का प्रयास भी किया। तो प्रश्न ये भी देखने को कभी मिलता है कि बाल विवाह, सती प्रथा, अमानवीय रूपों से मुक्त करने का श्रेय किसे जाता, किन्होंने समर्थन किया, तो राजा राम मोहन राय। तो इससे हम लोगों ने 2-3 प्रश्न देख लिया। फिर 1833 ईस्वी में क्या होगा, राजा राम मोहन राय अकबर द्वितीय के पेंशन संबंधित बात करने के लिए वो इंग्लैंड जाएंगे, और इंग्लैंड में वही 1833 ईस्वी में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो प्रश्न यहाँ से भी देखने को मिलता है कि राजा राम मोहन राय का मृत्यु कब हो गया, कहाँ गए। पहली बार वो वही जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, मृत्यु होता है। उसके बाद फिर जो ब्रह्म समाज जो उनके द्वारा स्थापना किया गया था, ब्रह्म समाज, जिसका मुख्य फोकस क्या था, जिसमें मूर्ति पूजा, कर्मकांड आदि की आलोचना की गई थी, जिसमें बहुविवाह, बाल विवाह, सती प्रथा आदि वेदों का विरोध माना गया था, जो उस पर जो चलाया गया था ब्रह्म सभा। जब उनकी मृत्यु होती तो फिर क्या आते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर आते हैं, जो ज्ञानवर्धनी और तत्वबोधनी सभा का स्थापना करते हैं। फिर देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्राह्म समाज का आचार्य नियुक्त करते हैं, केशव चंद्र सेन, फिर केशव चंद्र सेन। और जब आते हैं तो फिर ब्रह्म समाज का आगे क्या होता है, विकास होता है, जिसमें आप देखें कि केशव चंद्र सेन के सहयोग से ही क्या होता है, उत्तर प्रदेश, पंजाब और ये मद्रास में शाखाएं भी खोली जाती है। फिर 1861 में केशव चंद्र सेन ने इंडियन मिरर नामक पत्र का प्रकाशन करते हैं। फिर पहला दैनिक जो होता है, ये कौन सा पहला दैनिक, एक पत्रिका भी संचालन करते हैं, वही इंडियन मिरर जो होता है ना। उसके बाद आप देखेंगे मद्रास में भी ये फैलाते हैं, फिर महाराष्ट्र में भी जाते हैं। महाराष्ट्र में यही ब्रह्म समाज का ही भाग होता है प्रार्थना समाज, उन्हीं के विचार सहयोग से वो जो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज होता है, जिसमें आप आगे देखेंगे आत्माराम पांडुरंग, महाजीव रानाडे उसका नेतृत्व करते हैं, लेकिन वो जो समर्थन करते हैं, वो बताते हैं, वो केशव चंद्र सेन ही उसको सहयोग करते हैं। तो प्रश्न आपको यह भी देखने को मिलेगा कि किनके सहयोग से स्थापना हुआ, कौन उसका स्थापना किए, तो दोनों प्रश्न बनता है। तो ब्रह्म समाज का ही भाग प्रार्थना समाज होता है, उसी के उद्देश्य का, उसी का एक शाखा होता है। सिर्फ महाराष्ट्र में जब वो स्थापना होता है तो उसका प्रार्थना समाज लिया जाता है। उसके बाद फिर 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर जो होते हैं, उनके अनुयायियों के बीच विचारों में मतभेद हो जाता है। मतभेद हो जाने के कारण देवेंद्रनाथ टैगोर अनुयायियों से अलग होकर आदि ब्रह्म समाज का स्थापना करते हैं, और फिर जो बच गए केशव चंद्र सेन, वह क्या करते हैं, भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना करते हैं। फिर भारतीय ब्रह्म समाज, हम लोगों ने देखा कि ब्रह्म समाज का उद्देश्य था जाति प्रथा में, ये समाज में व्याप्त कुरीतियों का दूर करने का, जिसमें वो बाल विवाह को लेकर काफ़ी उस पर कार्यरत रहते हैं। 1872 ईस्वी में न्यू मैरिज एक्ट भी पास करवाते हैं, जिसमें 14 वर्ष से कम उम्र की आयु जो महिलाएं होती थी उनसे शादी करने का विरोध की बात किया गया था। तो लेकिन क्या होता है 1878 ईस्वी में फिर जो एक तरह से भारतीय ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज जो था देवेंद्रनाथ टैगोर जो अपने लेकर अलग हो गए, और जो बच गए केशव चंद्र सेन, भारतीय ब्रह्म समाज वो बचा हुआ होता है, जो उनके अनुयायी होते हैं। जब वो खुद
केशव चंद्र सेन इतने अग्रसर होते हैं, न्यू मैरिज एक्ट को पास करवाते हैं, यानी 14 वर्ष से कम उम्र की आयु के रोक लगाने की बात की जाती है। तो लेकिन फिर अंत में वो वही क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं कि अपनी बेटी को अल्प आयु में ही, 14 वर्ष से कम आयु में ही बिहार के जो कुछ बिहार महाराज से शादी कर देते हैं, जिसके कारण अब उनके अनुयायी जो बच गए हैं ये भारतीय ब्रह्म समाज यानी केशव चंद्र सेन के, अब उनके अनुयायी जो आनंद मोहन बोस, बिपिन चंद्र पाल, द्वारकानाथ गांगुली, ये सभी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उनसे अलग होकर एक अलग समाज बनाएंगे, साधारण ब्रह्म समाज। तो ये पूरा कहानी था, इसलिए हम आपको चर्चा कर दिए क्योंकि इससे रिलेटेड आगे प्रश्न बनेगा, 5, 6, 7 प्रश्न, 8 प्रश्न भी आ सकते हैं, इसलिए वो सभी कॉन्सेप्ट पर हम लोगों ने चर्चा कर दी, क्रमबद्ध कैसे कैसे जब बड़ा हुए और बड़ा होने के साथ साथ उनमें क्या क्या वो काम किए, क्या क्या घटनाएं होते गई। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ब्रह्म समाज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो ब्रह्म समाज का उद्देश्य था, ब्रह्म समाज का क्या उद्देश्य था। अभी हम लोग चर्चा किए कि यह जो ब्रह्म समाज है यह राजा राम मोहन राय के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। ब्रह्म समाज जो है, ब्रह्म समाज जो समाज में व्याप्त बुराइयां हैं, बाल विवाह, सती प्रथा, ये सभी को दूर करने का, इसमें एकेश्वरवाद पर भी जोर दिया जाता है, जिसमें मूर्ति पूजा, कर्मकांड आदि की आलोचना की जाती है। तो यही इसका उद्देश्य रहता है। तो ऑप्शन में हिंदू धर्म में बुराइयों पर प्रहार करना, बिल्कुल सही बात है। जो हिंदू धर्म में क्या थी, बुराइयां थी, क्या बुराई थे, जैसे सती प्रथा था, बाल विवाह था, मूर्ति कर्मकांड था, तो ये सभी जो बुराइयां था इस पर प्रहार करना था, यह सही ऑप्शन। एकेश्वरवाद, हम लोगों ने देखा कि जो राजा राम मोहन राय थे वह इस्लाम धर्म को भी, फारसी धर्म को भी गहन अध्ययन किए थे, उसके बाद उन्होंने क्या क्या था, एकेश्वरवाद पर जोर दिया था, जिसमें वह तुहफत उल मुदीन नामक क्या किए थे, एक प्रकाशन सामने 1803 ईस्वी में लाया था, जो इसमें एकेश्वरवाद को उपहार के रूप में वो माने थे। तो ऑप्शन नंबर सी और डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। चलिए 3 में आइए, ब्रह्म समाज के विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना। अभी हम लोग चर्चा किए थे कि जिस समय ब्रह्म समाज क्या करता है, समाज में व्याप्त बुराइयों का विरोध करता है, तो उस समय जो रूढ़िवादी थे, यानी जो परंपरा दर उसको मानते आ रहे थे, तो उसमें बहुत सारे लोगों को ठेस होता है। अब देख रहे हैं ना, आत्मीय सभा जैसे वो बनाते हैं तो विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो निराश नहीं होते, धीरे धीरे वो उसके ओर अग्रसर होते हैं, आधुनिक शिक्षा की बात करते हैं राजा राम मोहन राय। तो उसी में से ब्रह्म समाज का जो विरोधी संगठन होता है वह धर्म सभा होता है। अब यह धर्म सभा कौन था, यह धर्म सभा जो होता है, जो राधाकांत देव के नेतृत्व में यह धर्म सभा चलाया जाता है। ये धर्म सभा जो राधाकांत राव थे, यह थे कौन, तो अब इनके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। ये जो धर्म सभा है ये 1829 से 30 ईस्वी में चला जाता है, 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज भी होता है। तो ये जो धर्म सभा होता है जो राधाकांत राव देव के द्वारा चलाया जाता है, क्या होता है, जो राधाकांत राव ऑलरेडी वो क्या थे, एक विद्वान और कलकत्ता के रूढ़िवादी हिंदू समाज के नेता थे। जिस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है ना इंडियन एसोसिएशन के रूप में, उसी के अपोजिट में एक ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का स्थापना होता है, जिसके अध्यक्ष यही होते हैं राधाकांत राव। और फिर उसके बाद क्या होता है, जो विलियम बेटिंग द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया जाता है 1829 ईस्वी में, वो क्या करते हैं, वो उसके खिलाफ जाकर क्या करते हैं, याचिका दायर करते हैं। क्योंकि उससे पहले जो शासक होते हैं, जो ये ब्रिटेन के राजा होते हैं जॉर्ज तृतीय, वह हिंदू धर्म में के मामलों में हस्तक्षेप ना करने का नीति अपनाया था, वो बोला था। हालांकि ये जो अपील दायर करते हैं राधाकांत राव कि जो बदलाव किया गया ये गलत है, तो उसको खारिज कर दिया जाता है, यानी उसको सही मान लिया जाता है, जो सती प्रथा को प्रतिबंध बरकरार दिया गया था। तो ये थे राधाकांत राव। हालांकि बाद में आपको देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि ये जो धर्म सभा था जो विरोधी थे, तो राजा राम राय से भी उनका व्यक्तिगत तो दिक्कत था, उनके हर जो कड़ी था उससे दिक्कत, ऐसा नहीं था। बाद में आप देखेंगे कि राधाकांत राव भी जो डेविड हेयर के सहयोग से जो हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाती है, उसमें जो योगदान होता है पैसों का, हर तरीके से, वो राधाकांत राव का भी होता है। तो हाँ, लेकिन अगर आ जाए ब्रह्म समाज के संगठन के रूढ़िवादी आंदोलन के रूप में सती प्रथा का उद्देश्य सुधार के विरुद्ध करना था, विरोधी संगठन, तो वह धर्म सभा हुआ था जो राधाकांत राव के। ऑप्शन 4 में देखिए, धर्म सभा 1829 से 30 के संस्थापक कौन थे। अभी चर्चा की है, जो धर्म सभा था यह था जो ब्रह्म समाज थे उसके विरोधी संगठन था, यानी रूढ़िवादी जो था, जो रूढ़िवादी जो मानते थे परंपरागत, जिनको ठेस पहुंच रहा था कि ये जो परंपरा चलते आ रहा है सदियों सदियों से उसको तोड़ा जा रहा है, तो उसके विरुद्ध राधाकांत राव धर्म सभा के रूप में खड़ा हुए थे। तो धर्म सभा के संस्थापक क्या हो जाएंगे, राधाकांत देव हो जाएंगे। राधाकांत देव कौन थे, जो हम लोगों ने देखा थे, एक विद्वान भी होते हैं, कलकत्ता के रूढ़िवादी हिंदू समाज के नेता होते हैं, और 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक के अध्यक्ष होते हैं, अपनी मृत्यु तक बने रहते हैं, क्योंकि उसका कुछ योगदान नहीं होता, बन जरूर जाता है उस समय। नेक्स्ट 5 में देखिए, वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हम लोगों ने अभी देखा कि जो है ये
राजा राम मोहन राय के सहयोग से क्या होता है, उनका जन्म 1774 ईस्वी में राधानगर, वर्धमान जिला के राधानगर में होता है। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो संस्कृत के लिए बनारस जाते हैं तथा वो अरबी फारसी पटना से सीखते हैं। उसके बाद वो और अन्य भाषा, हिब्रू हो गया, अरबी हो गया, इन सभी को अभी वो काफ़ी जानकार व्यक्ति होते हैं। बाद में आप देखेंगे कि वो केवल वेदों का नहीं, उसके बाद वो इस्लाम का हो गया, ईसाई का हो गया, थ्यूस्ट का हो गया, ये सभी का गहन अध्ययन करते हैं। उसके बाद वो तुहफत उल नामा यानी एकेश्वरवाद का उपहार, देवताओं का उपहार वर्ष 1803 ईस्वी में उनका एक सामने आता है, जो हिंदुओं में तर्कहीन धार्मिक विश्वासों और भ्रष्ट प्रथाओं का उजागर उसमें वो करते हैं। तो वही करा 1803 में सती प्रथा उन्मूलन के लिए। फिर आप देखेंगे किस तरह से वो आत्मीय सभा 1815 ईस्वी में स्थापना करते हैं। फिर आत्मीय सभा से ब्रह्म सभा बनता है, फिर ब्रह्म समाज बनता है। और ब्रह्म समाज की जो स्थापना करते हैं उसमें मुख्य उद्देश्य रहता है कि जो मूर्ति पूजा है, कर्मकांड है आदि की आलोचना करना, तीर्थ यात्रा जिसमें बाल विवाह हो गया, बहु विवाह हो गया, सती प्रथा हो गया आदि वेदों के विरुद्ध उन्होंने माना था कि ये सभी वेदों का विरुद्ध है। और वही ब्रह्म समाज में ईसाई धर्म की भी प्रशंसा भी उन्होंने किया था। हाँ, वो अलग बात है कि प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस जिसमें चमत्कारियों का गुण बताया उसको उन्होंने खारिज किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से नैतिक और दार्शनिक संदेश को अलग करने की कोशिश किया था। तो उसके बाद क्या होता है, सती प्रथा का उन्मूलन क्या किया जाता है। आपने देखा किस तरह से ब्रह्म समाज का स्थापना किया जाता है, जिसमें उनके जो बड़े भाई होते हैं, बड़े भाई के जो पत्नी होती है उनका जो सती किया जाता है, जिससे वो काफ़ी विचलित हो जाते हैं वो। और उसके बाद वो सती प्रथा का विरोध करने के कारण क्या करते हैं, काफ़ी सामना भी करना पड़ता है विरोधियों का, लेकिन वो अंततः सफल होते हैं। लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में 1829 ईस्वी में क्या होता है, सती प्रथा को अंत कर दिया जाता है। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। अब स्वामी विवेकानंद थे कौन, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इनसे देखिए राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़े तो 5 प्रश्न कंटिन्यू था। अब स्वामी विवेकानंद के बारे में भी कुछ प्रश्न है, तो थोड़ा सा जान लेते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म होता है 1863 ईस्वी में। वह कलकत्ता में होता है, एक कायस्थ परिवार में होता है। बचपन में इनका घर का नाम तो बीरेश्वर रहता है, लेकिन वो बीरेश्वर नहीं, कहीं बीरेश्वर मतलब रेयर केस में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन होता है उनका नाम बीरेश्वर रखा जाता है, किंतु उनका जो औपचारिक नाम है वह नरेंद्र नाथ दत्त रहता है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे कि बीरेश्वर हो सकता है प्रश्न आपको वह जानना चाह रहा हो कि क्या आप सही में आपको मालूम है सही चीज़ की नहीं। तो बीरेश्वर रखा गया था, लेकिन औपचारिक नाम नरेंद्र नाथ दत्त रहता है। तो उसके बाद उनकी जो माता पिता होते हैं, वो जो पिता जो होते हैं ऑलरेडी वो अच्छे परिवार से होते हैं। उनके पिता जो होते हैं उसी टाइम विश्वनाथ दत्त होते हैं, जो हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील होते हैं। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में जो भी कहा जाए, मतलब एक असाधारण व्यक्ति थे, यानी इनके पास बहुत गुण था। कहने का मतलब नरेंद्र नाथ, ये जो इनके बात की जाए, इनके शिक्षा की बात की जाए, थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं कि 1871 ईस्वी में 8 साल की उम्र में नरेंद्र ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन जो संस्थान थे वहाँ पे वो अपना दाखिला लेते हैं, वहाँ वो स्कूल जाते हैं। फिर 77 में उनका परिवार रायपुर चला जाता है। फिर 69 में कलकत्ता में अपने परिवार की वापसी के बाद एकमात्र वो छात्र होते हैं जो क्या होते हैं, प्रेसिडेंसी कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रथम डिवीजन अंक से पास करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 1869 ईस्वी में प्रथम डिवीजन से पास करते हैं। फिर वो नरेंद्र पश्चिमी दर्शन, तर्क, यूरोपीय इतिहास का अध्ययन करते हैं। जनरल असेंबली में भी उत्तीर्ण लाते हैं। 1884 ईस्वी में वो कला में स्नातक करते हैं। 1881 ईस्वी में ललित कला में, है ना, पहले ललित कला 1881, फिर 1884 में वो कला साहित्य में भी, कला में भी वो प्रथम स्थान डिग्री कर पूरा करते हैं। उसके बाद नरेंद्र जो डेविड हेयर होते हैं, इमैनुअल कांट होते हैं, जॉन स्टुअर्ट होते हैं, चार्ल्स डार्विन के कामों का भी वो अध्ययन करते हैं। सोच लीजिए उसी समय वो चार्ल्स डार्विन के कामों का अध्ययन कर लिए होते हैं। तो उसके बाद इनके बारे में बहुत सारे टीचर्स जैसे विलियम हेस्टी थे जो महासभा संस्था के प्रिंसिपल थे, उन्होंने लिखा है कि नरेंद्र वास्तव में एक जीनियस व्यक्ति थे। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे अप्रसिद्ध, मतलब ऐसी अप्रसिद्ध नहीं की, एक ऐसी विस्तृत प्रतिभा वाले व्यक्ति को, छात्रों को उन्होंने नहीं देखा, जबकि उन्होंने कई इलाकों में यात्रा की थी। यहाँ तक कि वो मतलब बात की जाए तो जर्मन विश्वविद्यालय के दार्शनिक छात्रों से भी किए थे। बताते हैं वहाँ भी कुछ ऐसे विलक्षण स्मृति वाला व्यक्ति नहीं था। तो 1880 में नरेंद्र ईसाई से हिंदू धर्म में रामकृष्ण के प्रभाव से परिवर्तित केशव चंद्र सेन के विधानसभा में शामिल होते हैं। वही रामकृष्ण
परमहंस, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, किस तरह से उनका बचपन में माता पिता के गुजरने के बाद वो अपने बड़े भाई के साथ एक जाते हैं ये कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर। फिर उसके बाद उनको मूर्ति सजाने का मिलता है। फिर धीरे धीरे उनके बड़े भाई की मृत्यु के बाद उन पर उनका पूरा आता है। फिर वो देवी एक देवी शरण उनकी पत्नी आती है, जो बहुत कम एज में उनका शादी होता है, लेकिन वो जब वो मतलब उनके साथ रहना स्टार्ट करती है तब वो समाज सन्यासी जीवन में प्रवेश कर चुके होते हैं। काफ़ी उनका भी अच्छा है योगदान है, वो भी काफ़ी गहन चिंतन करते हैं। उसके बाद वो ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद वही उन्हीं के शिष्य होते हैं, रामकृष्ण मिशन। तो उन्हीं के प्रभाव से रामकृष्ण मिशन की भी वो स्थापना करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने भी देखा कि 1880 ईस्वी में नरेंद्र क्या होते हैं, ईसाई से हिंदू धर्म में रामकृष्ण के प्रभाव से परिवर्तित हो जाते हैं। और जो आदि ब्रह्म समाज जो चल रहा था ना, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के द्वारा जो चल रहा था ब्रह्म समाज, उसी की एक पार्ट में, उसी का एक सभा में, उसी का एक जो अंग होता है, उसी में वो ये होते हैं, शामिल होते हैं स्वामी विवेकानंद, जिसमें मुख्यतः क्या होता है, शराब पीने, धूम्रपान को हतोत्साहित करने जैसे पर प्रतिबंध लगाने की बात होती है। स्वामी विवेकानंद अपने जीवन में जो गुरुदेव होते हैं रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर चुके होते हैं, क्योंकि जो अंतिम समय होता है ना, वो काफ़ी उनका देखभाल करते हैं, उनके साथ में रहते हैं। कौन? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें धर्म जाति के आधार पर मनुष्य में कोई भेदभाव नहीं, इनका यही मानना था। अब समय आ जाता है, अब स्वामी विवेकानंद ये स्वामी रामकृष्ण का भी ये सेवा कर लिए होते हैं। शरीर त्याग के दिनों में अपने घर में कुटुंब के नाजुक हालात में भी स्वयं भोजन की चिंता किए बिना वो गुरु की सेवा में संपन्न रहते हैं। अब 25 वर्ष की आयु में क्या होते हैं, स्वामी विवेकानंद गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं और वो निकल पड़ते हैं पूरे भारतवर्ष की यात्रा पर। विवेकानंद 31 मई 1893 को अपना यात्रा स्टार्ट करते हैं। जन्म कहाँ था, हम लोगों ने अभी देखा कि जन्म का हुआ था 1863 ईस्वी में, कलकत्ता में हुआ था। 93 में वो निकल पड़ते हैं यात्रा में। कहाँ कहाँ जाते हैं, जापान के कई शहर में जाते हैं, जिसमें वो आपको नागासाकी होगा, योकोहामा जो भी है वहाँ के शहर ही है जापान का, ओसाका है, क्योटो, ये सभी का दौरा करते हैं। चीन कनाडा होते हुए अमेरिका के शिकागो तक जाते हैं। चीन गए, कनाडा गए, फिर अमेरिका के शिकागो, और वही 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म परिषद हो रही होती है और स्वामी विवेकानंद उसमें भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में पहुंचते हैं। तो यूरोप अमेरिका के लोग उस समय 1893 ईस्वी में, जो उस समय के जो लोग थे, प्राचीन भारतीय भाषा को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे। वहाँ के लोग बहुत लोगों ने प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को जो सर्व धर्म परिषद हो रहा था ना, उस परिषद में बोलने का मौका नहीं दिया जाए। लेकिन क्या होता है कि एक अमेरिकी प्रोफेसर के काफ़ी रिक्वेस्ट विनती के बाद स्वामी विवेकानंद को बोलने के लिए थोड़ा समय दिया जाता है। जैसे ही स्वामी विवेकानंद स्टेज पे जाते हैं, स्टेज पकड़ते हैं और जैसे ही अपना प्रथम प्रवचन स्टार्ट करते हैं, बोलना स्टार्ट करते हैं, मेरे अमेरिकी भाई एवं बहनों, ताड़ियों की गलगलाहट से पूरा सर्वधर्म सभा क्या होता है, हर्षोल्लासित हो जाता है। और वो अपना प्रथम स्टार्ट रखते हैं और वो कहते हैं कि मेरे अमेरिकी भाई बहनों, आपने जिस समान सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, उसके प्रति आभार प्रकट करने के लिए निमित्त खड़े होकर मेरा हृदय अवर्णीय हर्ष से पूर्ण हो रहा है। संसार में सन्यासियों के प्राचीन परंपरा की ओर से मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, धर्मों की माता की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और सभी संप्रदायों और मतों के कोटि कोटि हिंदुओं की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। जैसे ही ये पूरा भाषण देते हैं, वो सभी मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर तो अमेरिका में उनका अत्यधिक स्वागत होता है, वहाँ उनके अनेक भक्त का बड़ा समुदाय बन जाता है। 3 वर्ष वो अमेरिका में ही रहते हैं और वहीं पर वो क्या करते हैं, भारतीय तत्व विज्ञान की अद्भुत ज्योति भी प्रदान करते हैं। और वही व्यक्तित्व, शैली तथा ज्ञान को देखते हुए वहाँ की मीडिया है उनको साइक्लोनिक हिंदू का नाम देता है। और वहीं पर वो रामकृष्ण मिशन की भी अनेक शाखाएं स्थापित करती है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किन के द्वारा की गई, कब की गई, किन परिस्थिति में की गई, कहाँ की गई। तो 1893 में पहुँचते हैं, 3 वर्ष तक वहीं रहते हैं। 96 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं, भारत भी लौट करो अन्य शाखाओं का वो स्थान करते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी देखेंगे तो बहुत योगदान रहता है स्वामी विवेकानंद का। आप देखेंगे कि जब भारत लौटते हैं, जवाहरलाल नेहरू के ये महात्मा गांधी के द्वारा जो चलाया जाता है आंदोलन, उसमें वो आह्वान करते हैं, जिसके सुनकर सभी लोग निकल भी पड़ते हैं। तो इस तरह से स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। और हम लोगों ने यह भी जान लिया कि उन्होंने क्या क्या किया। नेक्स्ट 7 में देखिए, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। अभी हम लोग चर्चा किए कि सती प्रथा का योगदान में
मुख्य योगदान राजा राम मोहन राय का रहा था, क्योंकि राजा राम मोहन राय के द्वारा ही ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। और ब्रह्म समाज स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य होता है मूर्ति पूजा, कर्मकांड आदि सिद्धांतों पर जो सिद्धांत था उसकी आलोचना की गई थी। इसके अलावा उन्होंने बहु विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा आदि का वेदों को विरुद्ध माना था। ब्रह्म समाज में ईसाई धर्म की भी उन्होंने प्रशंसा की थी। उसके बाद तो क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय हो जाएगा। सती प्रथा कब, वह 1829 ईस्वी में किया था। किसके प्रयास से खत्म हुआ था कानून बनाकर, वह लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में। अब देखिए 8 में, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को स्थापना किसने किया था। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आइए इसे हम लोग समझते हैं। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, तो इसका सर सैयद अहमद खां। अब ये सर सैयद अहमद खां कौन है, थोड़ा इनके बारे में पहले हम लोग जानते हैं। यह जो सर सैयद अहमद खां है, यह अगर मुस्लिम समाज में, अगर मुस्लिम संप्रदाय में अगर सबसे पहले अगर बदलाव और शिक्षा की बात आती है तो याद किया जाता है सर सैयद अहमद खां, क्योंकि पहला बदलाव और मुस्लिमों को एक शैक्षिक स्थान पर ले जाने का जो योगदान है वह सर सैयद अहमद खां के। आइए सर सैयद अहमद के बारे में जानते हैं। सर सैयद अहमद खां का जन्म 1817 ईस्वी में होता है। कहाँ होता है, वो दिल्ली में होता है। और वो उनके बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक था। उन पर पिता की तुलना में माँ का विशेष प्रभाव रहता है। और 22 वर्ष की अवस्था में उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद जो आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और थोड़ी सी शिक्षा के बाद उन्हें आजीविका के लिए कमाने की जरूरत पड़ जाती है। और 1830 ईस्वी में ईस्ट इंडिया में लिपिक के पद पर वो काम करना शुरू करते हैं। और 1841 ईस्वी में मैनपुरी में उप न्यायाधीश की योग्यता भी वो हासिल करते हैं और विभिन्न न्यायिक विभागों में काम भी करते हैं। अब समय आता है 1857 की क्रांति। क्या होता है जब 1857 की क्रांति हो रहा हो, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि इनका जन्म तो 1817 में ही हो गया था, 1841 ईस्वी में लिपिक के विभाग पर चल गए। तो 1857 के महाक्रांति में उनके सफलता के दुष्परिणाम उन्होंने अपने आंखों से देखा था। उन्होंने देखा था कि किस तरह से उनका जो परिवार है, उनका घर तबाह हो गया था, निकट संबंधियों का कत्ल हो गया था। उनकी माँ उस क्रांति में जो हुआ था ना, भगदड़ उसमें इतना हुआ था, उसकी माँ एक अस्तबल में उनकी माँ 7 दिन तक भूखे प्यासे रही थी। तो उनसे उनका मन काफ़ी विचलित हो गया था। उनके दिलो दिमाग पर राष्ट्रभक्ति की लहरें करवटें लेने लगी थी। इस बेचैन से परेशान होकर वह भारत छोड़कर मिस्र में जाकर बसने का फैसला लिया था। अंग्रेजों ने इसका फ़ायदा भी उठाना चाहा। उन्होंने जब देखा कि इस तरह के बदलाव उनमें आ रहा है तो उन्होंने मीर सादिक और मीर रुस्तम अली को अपने पास भेजा। और उन्हें कौन, सर सैयद अहमद खां को जो होता जहानाबाद देने का लालच दिया। लेकिन इस मौका पर वे अपने आप में धैर्य बनाए रखें और लालच बुरी भला समझकर वो क्या किए, उसको ठुकरा दिए और राष्ट्रभक्ति को अपनाना ही बेहतर समझा। उसके बाद उन्होंने महसूस किया कि अगर भारत में मुसलमानों को इस कोठरी से निकालना है तो एक दिन हमारी कौम का, उन्होंने यह सोचा कि अगर क्या होगा, मुसलमानों को एक दिन इस कोठरी से नहीं निकाला गया तो हमारी कौम बर्बाद हो जाएगी, मुल्क जो है तरफ मतलब मुल्क गड्ढे में गिर जाएगा। तो उसके बाद उन्होंने, यह सच है कि उन्होंने कि जो गैर 1857 के एक आरोप उन पर लगा हुआ था, जो अभी भी पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो 1857 में के जो गैर अंग्रेजी थे यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो थे उनको उन्होंने फना दिया था। हाँ, फना जरूर दिया था लेकिन उन्होंने उसका समर्थन नहीं किया था। परिस्थिति ऐसा था, उन्हें मालूम था कि अंग्रेज हुकूमत भारत पर स्थापित हो चुका है और उन्हें हराने के लिए शैक्षिक मैदान को बेहतर समझना है। उन्होंने बेहतर समझा कि जब तक शिक्षा नहीं होगा तब तक हम उठ नहीं सकते हैं। तो उन्होंने शैक्षिक और संस्कृति की भावना को जगाने की कोशिश की। किसमें, मुस्लिम समुदायों में। शैक्षिक मैदान में उन्होंने यही देखा कि हमारी कौम पर हावी ना हो सके, इसलिए सर सैयद अहमद का सबसे बड़ा योगदान था अलीगढ़ आंदोलन, जो उत्तर प्रदेश में स्टार्ट होता है। ये अलीगढ़ आंदोलन क्यों स्टार्ट होता है, वही होता है मुसलमानों में शैक्षिक, सामाजिक और बौद्धिक परिवर्तन के लिए जो एक तरह से आंदोलन चलाया जाता है, वही कहलाता है अलीगढ़ आंदोलन। तो 1857 के विद्रोह की विफलता के बाद मुगल साम्राज्य और अंग्रेज के उत्तराधिकार को देखा। विद्रोह के बाद की अवधि के मुस्लिम समाज की बिगड़ती स्थिति में था। सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम समाज में शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से क्या किया, पिछड़ा हुआ पाया। उन्होंने मुस्लिम समाज की बिगड़ती स्थिति के लिए मौजूदा शिक्षा प्रणाली को जिम्मेवार ठहराया। इसने सर सैयद को मुस्लिम समाज के बौद्धिक, शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए आंदोलन शुरू करने के लिए प्रेरित किया और यही आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के रूप में जाने लगा जब सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में अपना स्कूल स्थापित किया, जो बाद में यह आंदोलन का केंद्र बना। तो आप ध्यान में रखिएगा, अलीगढ़ जो आंदोलन मुख्य रूप से होता है, यह जो मुस्लिमों में होता है, मुस्लिम समाज में बौद्धिक, शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए जो आंदोलन शुरू करने के लिए जो प्रेरित होते हैं, कौन, सर सैयद अहमद खान, वही अलीगढ़ आंदोलन के रूप में फिर बाद में स्कूल बनाया जाता है। आप
अलीगढ़ में जो आंदोलन का केंद्र बनता है, फिर 1859 ईस्वी में देखेंगे इनके द्वारा। और क्या कहता है, मुरादाबाद में गुलशन स्कूल खोला जाता है, फिर 1863 ईस्वी में गाजीपुर में एक विक्टोरिया स्कूल खोला जाता है। अब 1867 ईस्वी में क्या होता है, मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना किया जाता हुआ 1867 ईस्वी में किया जाता है। फिर उसी दौरान वो स्कूल की स्थापना करते हैं तो इंग्लैंड चले जाते हैं, और इंग्लैंड जानते हैं, वहाँ पर घूमते हैं, वहाँ पर शैक्षिक व्यवस्थाओं को, शैक्षिक संस्थानों को घूमते हैं और अध्ययन करते हैं, और वहाँ पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय होता है उसको भी अध्ययन करते हैं। उसी के तौर पर वो भारत में भी जब लौटते हैं तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ऐसा ही भारत में तौर पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना का स्वप्न देखने लगते हैं। हालांकि उनके जीवन काल में ऐसा नहीं होता है, लेकिन बाद में आप देखेंगे कि यही क्या होता है, इनके मरने के बाद वो यूनिवर्सिटी बनती है। तो क्या होता है, 1867 में कॉलेज की स्थापना करते हैं। फिर कुछ समय बाद इंग्लैंड से लौटने के बाद उनके कोशिश से 1875 ईस्वी में क्या होता है, यह जो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्कूल बनता है वो कॉलेज बनता है। तो ध्यान में रखेंगे, स्कूल पूछे तो 1867 और कॉलेज पूछे तो 1875 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाता है, बनता है, फिर सैयद की मौत हो जाती है 1898 ईस्वी में। फिर आप बाद में देखेंगे कि फिर जो मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज था उसको बाद में 1920 ईस्वी में इसको यूनिवर्सिटी भी बना दिया जाता है। अभी भी मौजूद है, अभी भी वहाँ शिक्षा संस्थाएं होता है। तो ये योगदान था सर सैयद अहमद खान का। तो हमारे अनुसार आपको यह ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि इससे रिलेटेड अगर एक दो प्रश्न आए तो आपको सभी बन जाए। नेक्स्ट देखिएगा 9 में, आर्य समाज किसके विरुद्ध है। अब ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध, धार्मिक अनुष्ठानों, मूर्ति पूजा और इस्लाम। अब हम लोग को पहले यह समझना हो कि आर्य समाज कब और किन परिस्थितियों में इसकी स्थापना की है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया जाता है। ये स्वामी दयानंद सरस्वती कौन होते हैं, ये स्वामी दयानंद सरस्वती होते हैं जो मुख्य रूप से सत्य की खोज के लिए निकल पड़ते हैं। क्योंकि जब बचपन में जब होते हैं ना, एक इनके कहानी देखिए याद आ गया। पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती होते हैं वो कौन होते हैं। तो आर्य समाज किसके विरुद्ध था, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की जाती है। तो वो भी दोनों प्रश्न देख लेते हैं, इससे उनसे रिलेटेड भी प्रश्न हल हो जाएगा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म क्या होता है, 12 फरवरी को टंकारा के 1824 ईस्वी मोरबी के पास यानी गुजरात में होता है। सिंपली भाषा में जान लीजिए, राजकोट के गुजरात में होता है। उनके पिता का नाम लालजी तिवारी होती है, माँ का नाम यशोदाबाई होता है, और इनका बचपन का नाम क्या होता है, मूल शंकर होता है। तो वो थे विवेकानंद, जिनका था क्या था, नरेंद्र दत्त। और ये है आर्य समाज के स्वामी ने, जिनका नाम बचपन का मूल शंकर होता है। प्रारंभिक जीवन बहुत ही आराम से चलता है। आगे चलकर वो पंडित बनने के लिए संस्कृत वेद शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। क्या होता है, एक घटना है उनके जीवन की में बहुत सारी कठिनाई होती है। एक घटना क्या है, शिवरात्रि का दिन होता है, तो सभी जो उनके घर के परिवार होते हैं वो मंदिर में क्या कर रहे होते, सो रहे होते हैं। और उस पर जो प्रसाद चढ़ा गया था, उन लोग का मानता था कि भगवान आएंगे और उसको खा जाएंगे। वो लोग सो रहे थे, लेकिन जो स्वामी विवेकानंद थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, वो जाग रहे थे और वो देख रहे थे कि वो प्रसाद को खाने के लिए भगवान आते हैं कि नहीं आते हैं। उन्होंने देखा कि सब लोग सोए हुए, वो जागे हुए थे। रात में देखें कि उस प्रसाद को जो चूहे हैं वो आकर खा रहे हैं। तो उनका मन काफ़ी विचलित हुआ, और वह इस पर पिताजी से वो बहस किए, प्रश्न पूछे। उन्होंने बोला कि जब भगवान जो है चढ़ाए गए प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकते, तो वह मानवता की रक्षा क्या करेगी। इस बात को लेकर पिताजी से भी बहस हुई, और उन्होंने तर्क भी दिया कि ऐसे असहाय ईश्वर की उपासना नहीं करनी चाहिए। ये था उनका कहना, स्वामी दयानंद सरस्वती का। उसके बाद फिर उन्होंने अपनी छोटी बहन और चाचा के हैजे के कारण हुई मृत्यु से वे जीवन मरण के अर्थ को गहराई से सोचने समझने लगे थे। इन बात भी खटक रहा था उनको, तो ऐसे प्रश्न करने लगे जिससे उनके माता पिता भी चिंतित रहने लगे। तब वो किशोरावस्था में ही उनको विवाह करने के लिए माता पिता सोचने लगे, लेकिन वो 1846 ईस्वी में वो घर से निकल जाते हैं। वही दिन होता, शिवरात्रि का दिन होता, वो घर से निकल जाते हैं। और वही जब निकलते हैं, घर से निकलते हैं, तो पहुंचते हैं बिरजानंद के पास। और बिरजानंद कौन होते हैं, वो उनके गुरु होते हैं। उन्हीं के पास में जाकर वो पाणिनि व्याकरण, पतंजलि योग सूत्र, वेद वेदांग का अध्ययन करते हैं, और गुरु दक्षिणा के रूप में उन्हें मतलब जो मांगते हैं वो, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में उन्होंने क्या मांगा कि विद्या को सफल करने के लिए, जो उनके गुरु थे, गुरु दक्षिणा के रूप में विद्या को सफल करके दिखाओ और परोपकार करो, सत्य शास्त्रों का उद्धार करो। ये गुरु दक्षिणा के रूप में गुरुदेव ने उनसे मांगा था। उसके बाद वैदिक धर्म के आलोक को सर्वत्र वर्णन करने की बात भी उन्होंने किया। तो उसके बाद और भी उन्होंने आशीर्वाद भी दिया कि ईश्वर उनके पुरुषार्थ को सफल करे। उन्होंने अंतिम शिक्षा यही दी था कि जो मनुष्यकृत ग्रंथों में जो है ईश्वर और सन्यासियों यानी ऋषियों का निंदा है, लेकिन ऋषिकृत ग्रंथों में ऐसी कोई निंदा नहीं है, इन्होंने बताया था अंतिम शिक्षा। उसके बाद वही महर्षि दयानंद अनेक स्थानों की यात्रा करते हैं, हरिद्वार के कुंभ
कुंभ में जाते हैं, वहाँ अखंड खंडी पताका भी फहराते हैं। फिर आप देखेंगे कि किस तरह से जो 1875 ईस्वी में जब वो आर्य समाज की स्थापना करते हैं बम्बई में, तो उससे पहले वो आरा आते हैं 6 से 7 दिसंबर 1972 ईस्वी के आरा आते हैं। आरा के बाद फिर वो कहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं कलकत्ता जाते हैं, तो वहाँ केशव चंद्र से और द्वारकानाथ से मुलाकात होती है। काफ़ी उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि वो जो होता आर्य समाज होता है उसमें और अन्य समाजों के साथ वार्तालाप भी होना होता है। तो वहीं पर वो केशव चंद्र सेन जो होते हैं स्वामी जी को सलाह देते हैं कि आप संस्कृत छोड़ आर्य भाषा यानी हिंदी में भी बोलना आरम्भ करिए, क्योंकि वो जो शिक्षा भी लिए थे तो वह पाणिनि व्याकरण पूरा फुल्ली संस्कृत में था। उसके बाद योग सूत्र वो सभी इन संस्कृत को अच्छा से लिखते बोलते और थे गुजराती, तो इसलिए उनको हिंदी नहीं आता था। तो स्वामी जी ने वहाँ ये केशव चंद्र सेन ने उनको सलाह दिया, तो उसके बाद वो क्या किए, हिंदी सीखे, हिंदी बोलना स्टार्ट किए। उसके बाद फिर उनके अनुयायियों की संख्या और बढ़ने लगी, उनके जो भी थे भक्त और भी होने लगे। इस तरह से केशव चंद्र की सलाह पर बाद में उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का भी रचना की। ये सत्यार्थ प्रकाश क्या, यह जो है विभिन्न ग्रंथों में व्याप्त बुराइयों को है उस पर इसमें चर्चा की है। इसमें सत्यार्थ प्रकाश में यह काफ़ी क्रांतिकारी ग्रंथ भी सिद्ध हुआ आखिर का लास्ट में। फिर वही आर्य समाज के लिए इसका ज्ञान आवश्यक बताया उन्होंने। कलकत्ता से मुंबई पधारते हैं, फिर वही आर्य समाज की स्थापना वहाँ पर वो करते हैं। तो इस तरह से आर्य समाज की स्थापना हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट देखिएगा, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। देखिए युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे, क्या होता है 1817 ईस्वी में डेविड हेयर के नेतृत्व में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। इसमें राजा राम मोहन राय भी सहयोग करते हैं, राधाकांत राव भी सहयोग करते हैं, यह आपने देखा। तो उसके बाद क्या होता है कि उसमें एक टीचर होते हैं हेनरी विवियरियन डिरोजियो। ये जो हेनरी विवियरियन डिरोजियो होते हैं ना, वो टीचर होते हैं। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा टीचर क्या होते हैं। हाँ, ये 1828 से 31 तक वो टीचर रहते हैं, 26 से 31 तक रहते हैं। तो ये जो होते हैं इनका जो मुख्य होता है, ये हिंदू कॉलेज का जन जागरण का केंद्र बना हुआ होता है, क्योंकि डिरोजियो एक स्वतंत्र विचारक के थे। 19वीं शताब्दी का उदारवादी विचारधाराओं में से सबसे बड़ा प्रभावित इन्हें भी माना जाता था, क्योंकि क्या था इनका मानना था कि यह एक ऐसा वातावरण चाहते थे जिसमें भारतीयों की राजनीति में रुचि उत्पन्न हो, और अतः कॉलेज के मेधावी छात्रों से निकट संपर्क प्रस्थापित करने के लिए उन्होंने यूरोप में राजनीतिक विचारधाराओं की परिचित कराया। अमृत लाल हो गए, कृष्ण मोहन हो गए, बनर्जी कृष्ण मलिक हो गए, दक्षिणा रंजन हो गए, मुखर्जी हो गए, राम गोपाल कोस हो गए, अनेक जागरूक और मेधावी छात्रों उसके निकट संपर्क में रहे। और डिरोजियो इन सभी मेधावी छात्रों के विचार गोष्ठियों को आयोजित करते थे, विचारों का, जिनसे धर्म, राजनीतिक, नैतिक और भारतीय इतिहास विचार विमर्श होता था। ये छात्र जो थे डिरोजियो के संपर्क में आए और उन्होंने बंगाल में एक नया जागरूक वर्ग पैदा किया। जहाँ नया जागरूक वर्ग कहने का मतलब जो भी मेधावी छात्र थे, इसके माध्यम से इन्होंने क्या किया, जो जागरूक पैदा किया वह युवा बंगाल कहलाया। युवा बंगाल समुदाय अंधविश्वास, जो समाज में अंधविश्वास था, कुर्तियाँ था, उन सभी को दूर करने के लिए इन्होंने एक माहौल बनाया, और वही क्या कहलाया, मतलब ये युवा बंगाल आंदोलन कहलाया। तो हो जाएगा हेनरी विवियन डिरोजियो के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न 11 में देखिएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया। अब देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल क्या था, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया, तो वह हो जाएगा 1882 ईस्वी में आडेयार में। ऐसा क्यों हो जाएगा, अब देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की जाती है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में क्या किया था, एचपी ब्लाउत्स्की के द्वारा एवं अमेरिकन जो कर्नल होती है ऑलकॉट के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। यह मुख्यतः दो शब्द से बना हुआ था, थियो और फिस्ट। थियो का अर्थ होता है ज्ञान, और थियो का अर्थ होता है ईश्वर, और फिस्ट का अर्थ होता है ज्ञान। यानी इस तरह से यह उसका जो क्या हुआ था, स्थापना होता है। तो थियोफिस्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग की बात की जाए तो अलेक्जेंड्रिया के ग्रीक विद्वान इम्बिकस के द्वारा इसका किया गया था। इसका जो सोसाइटी का मुख्य जो दो आधार स्तंभ होता है, एक बंधुत्व और दूसरा स्वतंत्रता, इसी को लेकर इसमें बात करती है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी है जिसमें जो कोई भी ऐसी मान्यता या धारण नहीं था जिसे स्वीकार करना अनिवार्य। इसमें का कोई ऐसा मान्यता नहीं था, कोई ऐसा धारणा नहीं था कि जो स्वीकार करना ही करना है। यानी इस पर कोई भी तरह से थोपा हुआ विचारों को थोपने की बात नहीं होती थी। यानी कि इसके जो भी जिज्ञासु विश्व बंधुत्व में आस्था रखते थे वही थियोफिस्ट है, चाहे कोई भी धर्म हो। तो मुख्य रूप से थियोफिस्ट का यही आधार स्तंभ था। तो वही थियोफिस्ट का जो आधार स्तंभ होता है। इसके फिर बाद में देखेंगे जो मान्यता और विचार
को स्वीकार करना अनिवार्य नहीं होता है, जिसके कारण फिर बाद में देखें किस तरह से स्वामी दयानंद सरस्वती के बुलाने पर वो भारत आते हैं। फिर बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती से अलग होकर अलग मुख्यालय स्थापित करते हैं, चर्चा भी इसी में होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो थियोसॉफिस्ट का अर्थ जो क्या था कि जो सभी जिज्ञासु ऐसे जिज्ञासु हैं जो विश्व बंधुत्व में आस्था रखते हैं, वही थोपिस्ट हैं। इसके अलावा सभी धर्मों के साथ सहिष्णुता का व्यवहार और उनमें समन्वय स्थापित करना, जिसमें हो गया प्राचीन धर्म दर्शन ज्ञान अध्ययन तथा प्रचार करना, विश्व बंधुत्व के सिद्धांतों में विश्वास करना, इस सोसाइटी के प्रमुख सिद्धांत थे। इस सोसाइटी का जो था थियोसॉफी सोसाइटी का जो चिन्ह होता है, प्रतीक चिन्ह, वह सत्यनिष्ठ परोधर्म होता है, यानी सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, यही इसका मानना होता है। तो वही फिर क्या होता है कि 1879 ईस्वी में, 1875 में तो स्थापना हो जाता है किसके द्वारा, HP ब्लाउत्स्की और अमेरिकन कर्नल ऑलकॉट के द्वारा। तो उसके बाद फिर क्या होता है, हम लोगों ने देखा कि जो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी ग्रीक भाषा थियो और सोफी दो शब्द से बना, उनको समझा, फिर समझा उसमें हम लोगों ने जाना भी कि इसका जो अर्थ क्या है, इसका दृष्टिकोण क्या है, इसका में कौन सी बात को रखा गया है, किस चीज़ के लिए पर जोर दिया गया। यानी इसमें हम लोगों ने जाना कि जो भी जिज्ञासु हैं, विश्व बंधुत्व में आस्था रखते हैं, वही थियोफिस्ट हैं। यानी कोई भी मान्यता और कोई भी विचार को मानने के लिए इसमें विवश नहीं किया जाएगा। जिसमें हम लोगों ने यह भी देखा थियोसॉफिस्ट का जो प्रतीक चिन्ह था सत्यनिष्ठ परोधर्म, अर्थात सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो 1879 ईस्वी में क्या होता है, स्वामी दयानंद सरस्वती के निमंत्रण पर वो भारत आते हैं और भारत में मुंबई में अपना मुख्यालय स्थापित करते हैं। तो मुंबई ध्यान में रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती के। फिर क्या होता है, बाद में क्या होता है, सोसाइटी के संस्थापक दयानंद सरस्वती की तरह वेदों के जो प्रमाणिक और ईश्वरीय, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती जो वेदों का होते हैं, वेदों को मानते हैं, वेदों को ही आगे बढ़ाते हैं। जिसमें फिर आर्य समाज की, जिसमें चर्चा हम लोगों ने देखा कि किस तरह से आर्य समाज की स्थापना उन्होंने किया जाता है 1875 ईस्वी में मुंबई में करते हैं। हालांकि उससे पहले वो आर्य भी आते हैं। तो उस तरह से वो वेदों और ईश्वरीय ज्ञान को मानने को तैयार नहीं होता थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो उसके कारण 1882 ईस्वी में सोसाइटी का जो मुख्यालय है मुंबई से हटकर मद्रास के चेन्नई में आडयार में चला जाता है। तो वही इसमें ऑप्शन में मुंबई नहीं है, ऑप्शन में आडयार है, जो आडयार चेन्नई में 1882 ईस्वी में अलग हो जाता है। अब देखेंगे कि दोनों अलग हो गया। उसके बाद फिर देखेंगे कि 1882 ईस्वी में थियोसॉफी सोसाइटी के संपर्क में कौन आती है, एनी बेसेंट आती है। फिर 1889 ईस्वी में उसका वो सदस्य बनती है। फिर आप देखेंगे कि 1893 ईस्वी में मैडम ब्लाउत्स्की की मृत्यु होती है। तो उसके बाद ब्लाउत्स्की की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट भारत आती है। फिर कर्नल ऑलकॉट की भी मृत्यु हो जाती है 1893 के बाद। 1907 ईस्वी में ऑलकॉट की भी मृत्यु आती है। फिर जो अध्यक्ष बनती है एनी बेसेंट बनती है। फिर वो क्या करती है, एनी बेसेंट जब भारत आती है, एनी बेसेंट कौन थी, एनी बेसेंट की चर्चा हम लोग किए ही। वो एक आयरिश लेडी थी जिसका विवाह होता है, वो शुरू में उनके पिता डॉक्टर होते हैं, बचपन में उनका पिता का मृत्यु हो जाता है। फिर उनका विवाह एक पादरी से होता है। उसके बाद उनका जो विश्वास होता है, क्योंकि वो पादरी के साथ उनका पति होता है जो शुरू से ही वो मतलब शराब का भी होता है लत। फिर इस तरह से मतलब कुछ हैबिट्स ऐसे होते हैं जो उनको बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिसके कारण कोर्ट में जाता अलग होता है। और उनका जो पादरी पति होता है उनसे उनका विश्वास भी उठ जाता है, क्योंकि वो लास्ट में जो बच्चा होता है कोर्ट से किसी तरह करके और बच्चा को भी अपने साथ ले लेता है। इस तरह से वो काफ़ी विचलित हो जाती है। भारत में आती है एनी बेसेंट और हमने देखा कि किस तरह से वो इनके मृत्यु के बाद, ऑलकॉट की मृत्यु के बाद वो क्या करती है, अध्यक्ष भी बनती है किसका, थियोसॉफिकल सोसाइटी का। 1907 ईस्वी में सोसाइटी का अध्यक्ष बनती है ऑलकॉट की मृत्यु के बाद। और फिर वो जैसे ही भारत आती है तो भारत में धीरे धीरे अपने पूर्णतः भारतीय अपने आप को बना लेता है, विचारों से, वेशभूषा से, मेल मिलाप से, सामाजिक शिष्टाचार से, हर एक तरह से। तो उन्होंने रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार हिंदू धर्म की व्याख्या की और प्राचीन भावना जो कृणवंतो विश्व धर्म को साकार करने का प्रयास किया है। एनी बेसेंट को हिंदू धर्म से बहुत ही प्रेम था। उनका मानना था कि हिंदू धर्म की जागरण से ही विश्व का क्या हो सकता है, कल्याण हो सकता है। बाद में देखिए किस तरह से उनकी महानता और गौरव संबंध में एक भाषण में उन्होंने कहा कि भारत और हिंदुओं की रक्षा भारत और हिंदू ही कर सकते हैं। बाहरी लोग आपकी चाहे कितनी भी प्रशंसा करें, किंतु उधार आपका आपके ही हाथ में है। यह बात उन्होंने कहा था एक संबोधन में। जिसके बाद हिंदुत्व मतलब जो भारतवासी थे काफ़ी मतलब उनको धर्म में विश्वास बढ़ा था हिंदुत्व को लेके। तो ध्यान में रखिएगा 1882 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। और फिर आप देखेंगे ना जो जैसे ये हो गया थियोसॉफिकल सोसाइटी का सदस्य तो एनी बेसेंट बनती है। फिर आपको यह भी देखने को मिलेगा कि जो होती है एनी बेसेंट होती है, धीरे धीरे क्या होती है कि वो होम रूल लीग का भी स्थापना कर देते। यही होता है जब वो थियोसॉफिकल सोसाइटी का उनके कार्य क्षेत्र में क्या होता है, भारत में पूरी तरह से वो फैलता बढ़ता है। लेकिन बाद में जो होती है थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए जो होम रूल जो होती है एनी बेसेंट होती है, उनका मानना होता है कि
भारत और ब्रिटेन में मैत्री के लिए आवश्यक है कि बेसेंट चाहती थी कि ब्रिटिश रेडिकल एवं आयरिश होम रूल के तर्ज पर भारत में भी एक स्वशासन की मांग हो। इसको लेकर राजनीतिक आंदोलन चलाया जाता और एनी बेसेंट 1914 ईस्वी में भारतीय राजनीति में प्रवेश करती है। उसके बाद आप देखेंगे उनके द्वारा 2 साप्ताहिक पत्रिका भी कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया भी लिखा जाता है। राजनीतिक भावना को जागृत करने का कार्य भी प्रारंभ किया जाता है। उसके बाद 1916 ईस्वी में बम्बई में यंग इंडिया का भी प्रकाशन उनके द्वारा किया जाता है। यंग इंडिया का फिर एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर 1916 में अडयार में होम रूल आंदोलन की भी स्थापना करते हैं। तो वही है, फिर उनको उस तरह से फिर भी अलग आंदोलन का भी वो नेतृत्व करने लगते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि उधर थियोफिस्ट सोसाइटी का एनी बेसेंट हो गई, फिर प्रार्थना समाज, तो वही होता है। थियोसोफिस्ट सोसाइटी का जरूर वो प्रचार प्रसार करती है, उनके नेतृत्व में भारत में उसका विकास होता है। और फिर बाद में जो थियोसोफिकल सोसाइटी की ही सदस्य होती है ना, तो उसमें आप देखेंगे कि एनी बेसेंट के नेतृत्व में बनारस में 1898 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है, जो बाद में मदन मोहन मालवीय उसको क्या करते हैं, हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट देखिए, किसी समय महात्मा गांधी ने सहयोगी रह चुके किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक अमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? वह थे ई रामास्वामी नायकर। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब ई रामास्वामी नायकर कौन थे? देखिए, ई रामास्वामी जो नायकर थे, यह हिंदुत्व दलित समाज के उत्थान का एक व्यक्ति थे, उन्हीं से वो आते थे। इनका जन्म जो होता है यह होता तमिलनाडु के क्षेत्र में, तमिलनाडु में होता है। तो ध्यान में रखिएगा, इनका जो मुख्य होता है ना, ब्राह्मण जो होता है जिसका इन्होंने विरोध करते हैं, यानी ब्राह्मणवाद से जो दलित हिंदुत्व दलित समाज होते हैं, जो ब्राह्मण का प्रभुत्व होता है, उनसे छुटकारा दिलाना ई रामास्वामी नायकर का मुख्य भूमिका होता है तमिलनाडु के क्षेत्र में। तो आइए थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं ईरोड वेंकट रामास्वामी नायकर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इनका जन्म तो होता है तमिलनाडु में होता है। संपन्न परिवार हिंदू द्रविड़ धनगर परिवार से होता है। हाँ, हालांकि ब्राह्मण परिवार से नहीं आते। तो 1885 ईस्वी में एक प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लेते हैं। कोई 5 साल की काम की औपचारिक शिक्षा मिलने के बाद वो अपने पिता के व्यवसाय में जुड़ जाते हैं। एक घटना होता है 1905 ईस्वी में। क्या होता है कि 1905 ईस्वी में पेरियार ने एक ब्राह्मण जिसका उनके पिता बहुत आदर करते थे, कि ब्राह्मण के जो भाई होता है उसको गिरफ्तार कराने हेतु न्यायालय में अधिकारियों के ये मदद कर देते हैं। कौन? ई रामास्वामी नायकर, जिसके कारण इनके पिता बहुत इसकी पिटाई करते हैं सभी के सामने। और ईरोड जो रामास्वामी नायकर होते हैं वो घर से भाग कर चले जाते हैं दूसरे जगह, और एक ऐसा जगह जाते हैं जहाँ पर शायद वो बनारस चले जाते हैं, और वहाँ पर निःशुल्क भोजन, बनारस नहीं कहिए, मतलब एक ऐसा जगह घर छोड़कर चले जाते हैं, काशी, हाँ बनारस काशी ही चले जाते हैं वो। वहाँ निःशुल्क भोजन कराए जाने की इच्छा होने के बाद उन्हें पता चलता है कि वहाँ सिर्फ ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। एक निःशुल्क था जहाँ भोजन करवाया जाता। जब वो वहाँ जाते हैं पता चलता है कि यहाँ ब्राह्मण को कहा जाता है, तो उनको काफ़ी ठेस पहुँचता है क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं थे। उनके बाद उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ। उन्होंने हिंदुत्व का विरोध का ठान ली। उसके लिए उन्होंने धर्म को नहीं स्वीकारा, हमेशा नास्तिक रहे। और उसके बाद मंदिरों में न्यासी पदभार संभाला तथा वे शहर के नगर पालिका का प्रमुख भी बने। बाद में राजगोपालाचारी के अनुरोध पर 1919 में कांग्रेस के सदस्य भी बने। फिर केरल के कांग्रेस नेताओं का निवेदन पर उन्होंने वाइकोम आंदोलन का भी, एक वाइकोम आंदोलन भी चला था। वाइकोम आंदोलन मुख्य रूप से वो आंदोलन था जो क्या थे, दलित परिवार थे, जो ब्राह्मण परिवार के दूसरे कास्ट छोटे जात थे, उनका उसमें क्या होता था, मंदिरों में जाना विरोध था, उनके सड़कों पर चलना विरोध होता था। उसी में वाइकोम आंदोलन का वो नेतृत्व करते हैं और मंदिर की ओर जाने वाली सड़कों पर चलने वाली मनाही को हटाने के लिए यह संघर्ष करते हैं। उन्हीं से उसके बाद नाम होता है, फिर कांग्रेस में जुड़ते हैं, लेकिन कांग्रेस को भी छोड़ देते हैं। कारण क्या होता है, ब्राह्मण प्रशिक्षक द्वारा गैर ब्राह्मण छात्रों के प्रति भेदभाव के बरतते देखकर उनके मन में कांग्रेस के प्रति विरक्तियां आ गई, इसके कारण वो कांग्रेस में भी छोड़ देते हैं। फिर दलित समाज के समर्थन के लिए 1925 में एक आंदोलन भी वो चलाते हैं। उसी तरह का जो आंदोलन होता है वो क्या होता है, आधुनिक भारत में ज्योतिबा राव फुले सत्यशोधक समाज की स्थापना वो कराती है। उधर महाराष्ट्र में वो चलाती है और दक्षिण भारत में इधर चलता है आत्मसम्मान आंदोलन ईरोड वेंकट रामास्वामी के नेतृत्व में। तो ध्यान में रखिएगा, जो ये फुले जी, ज्योतिबा फुले के द्वारा जो सामाजिक न्याय समर्पित जिस आंदोलन का नींव रखा जाता है ब्राह्मणवादी शोषण के विरुद्ध, वो भी ज्योतिबा राव फुले महाराष्ट्र में, और इधर दक्षिण भारत में पुरियार में ये जला था ई वी रामास्वामी के नेतृत्व में। तो ये होता है इसमें ब्राह्मणवादी वर्चस्व, संस्कृति की विसंगतियों तथा उनमें जो भी विषमताएं हैं दोनों को निशाने पर थी, जिसमें जातीय भेदभाव, पुरोहितवाद पर हमला को लेकर यह आंदोलन स्टार्ट किया था, आत्मसम्मान आंदोलन।
तो वही 1925 ईस्वी में आत्मसम्मान आंदोलन का शुरुआत कर दिया जाता है। हालांकि इसका जो मतलब ऑफिशियली रूप से कहा जाता है 1926 ईस्वी में स्टार्ट होता है। तो प्रश्न में 26 रहेगा तो 25 नहीं रहेगा, तो 26 रहेगा तो 25 नहीं रहेगा, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 12 के बाद 13 में हम लोग आते हैं। 13 में कह रहा है 19वीं सदी में ज्योतिबा आ गया। 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया। अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, अभी चर्चा थोड़ा सा हुआ था कि महाराष्ट्र में क्या होता है, ज्योतिबा फुले के द्वारा क्या किया जाता है, ब्राह्मणवादी शोषण के विरुद्ध भी एक आंदोलन चलाया जाता है महाराष्ट्र में। जबकि उसी के नेतृत्व में फिर ईवी रामास्वामी नायकर में दक्षिण भारत में भी चलाया जाता है, जो खासकर ब्राह्मणवाद और जातिवाद के लेकर इसमें मुख्य शोषण करवाता है। तो वो जो ज्योतिबा फुले के द्वारा चलाया जाता है, किनके द्वारा, ज्योतिबा फुले के द्वारा जो चलाया जाता है सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक समाज का ही अर्थ था सत्य, अर्थात सत्य की खोज करने वाला स्थापना, जिसका 24 सितंबर 1873 ईस्वी को ज्योतिबा फुले के द्वारा यह सत्यशोधक समाज की स्थापना की जाती है। इसका उद्देश्य क्या होता है, शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना, उनकी विचार जो है गुलामगिरी, सार्वजनिक सत्य धर्म में जी निहित है, जो उस तरह से उनमें विचार अभी भी है, बहुत सारा ऐसा बात नहीं कि अभी दूर हुआ, अभी भी ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा, जो उनका विचार गुलामगिरी, सार्वजनिक सत्य धर्म में निहित। तो इसको लेकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी इनके विचारों से बहुत प्रभावित हुए थे, ज्योतिबा फुले। अब एक कहानी याद आता है, ज्योतिबा फुले से रिलेटेड एक कहानी है। तो ये हम लोगों ने जान लिया कि सत्यशोधक समाज, जिसका अर्थ होता है सत्य अर्थात सच की खोज करने वाला समाज, सत्यशोधक समाज, जिसकी स्थापना 1873 ईस्वी में फुले के द्वारा किया जाता है। और मुख्य रूप से जो इसका उद्देश्य होता है, अति शूद्रों को पुजारी, पुरोहित और सूदखोर आदि से सामाजिक सांस्कृतिक दासता से मुक्ति दिलाना। कि क्या क्या क्या, अति शूद्रों को पुजारी, पुरोहित, सूदखोरों आदि से सामाजिक और सांस्कृतिक दासता से मुक्ति दिलाना। तो एक घटना होता है ज्योतिबा राव फुले के लिए, जो उन्हें प्रेरित करता है इस आंदोलन को करने के लिए, और इस तरह से जो समाज में व्याप्त कुरीतियाँ थी उसको दूर करने के लिए। उनके एक ब्राह्मण मित्र होता है। क्या होता है, ज्योतिबा राव फुले का एक मित्र ब्राह्मण होता है, और वो एक उसके शादी में वो जाते हैं। हालांकि जो ज्योतिबा राव फुले थे वो काफ़ी संपन्न थे, हाँ ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन नीचे जाति से आ रहे थे, लेकिन वो काफ़ी संपन्न थे, उनसे अच्छे भी थे। तो वो शादी में जाते हैं, और वो शादी में से क्या किया था, उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। तो घर में आते हैं, पिताजी से पूछते हैं, तो पिताजी कहता है कि बेटा, जो धरती का, जो पृथ्वी का जो भगवान है वो ब्राह्मण है, यानी ब्राह्मण भूदेव देवता है, यानी पृथ्वी के देवता है, ऊंची जाति के लोग हैं, और हम लोग नीची जाति के लोग हैं, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। फूले जी ने पिताजी से बहस की और कहा कि मैं ब्राह्मणों से ज़्यादा साफ सुथरे कपड़ा पहना हुआ था, अच्छे कपड़े पहने हुए थे, ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ भी था, होशियार भी हूँ, फिर भी हमें क्यों वहाँ से निकाल दिया गया। तो पिताजी बोले, बेटा ऐसा बात नहीं है, ये पीढ़ी से चलता आ रहा है, हम लोग उनकी बराबरी नहीं कर सकते, वो पृथ्वी के देवता हैं। तो इस बात को लेकर ज्योतिबा फुले सोचने लगे, और तो उसके बाद से ही उन्होंने इस चीज़ को दूर करने का प्रयास करने मन में ठान लिया, और उन्होंने वही सोचना स्टार्ट कर दिया कि धर्म तो जीवन का आधार है, फिर भी धर्म को बताने वाली पुस्तकें, धर्म ग्रंथ, शास्त्रों को ऐसा क्यों लिखा है। तो उसके बाद से उन्हीं के द्वारा यह जो समाज का स्थापना किया जाता है, और वो सत्य की तलाश में निकल पड़ते हैं। और वही इनका जो जन्म होता है ज्योतिबा फुले का, वो कहाँ होता है, एक साधारण पेशवाईगढ़ पुणे में होता है ना। तो ध्यान रखिएगा, दम्भी ब्राह्मण और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों के नीची जातियों की रक्षा के लिए क्या कहता है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब किया था, 1873 ईस्वी में किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई, किसके द्वारा, ज्योतिबा फुले के द्वारा। अभी हम लोगों ने कहानी जाना किस तरह से उनके एक दोस्त होते हैं जो ब्राह्मण परिवार से रिलेटेड होते हैं, जब वो उनके शादी में जाते हैं तो धक्का मारकर उन्हें बाहर निकाल जाता है, उन अपने पिता से बहस करते हैं, उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, अच्छे कपड़े होने के बावजूद भी क्यों निकाला गया। तब उनके पिता उन्हें समझाते हैं कि जो ब्राह्मण हैं भूदेव देवता हैं, यानी ऊँची जाति के लोग हैं, और हम लोग नीची जाति के लोग हैं, अतः हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। फूले जी अपने पिताजी से बहस करते हैं, और वो उसके बाद से मन में सोचना स्टार्ट करते हैं, और वो इसी को लेकर वो क्या करते हैं, जो इसमें व्याप्त बुराइयां थी इसको सुधारने का संकल्प ठानते हैं, और वही सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं, जिसमें ब्राह्मणवाद को लेकर विरोध की बात करते हैं, उसको दूर करने के बात करते हैं, जिसमें सत्य की खोज करनी पड़ेगी, और समाज को बताना भी पड़ेगा कि उन्होंने इस काम के लिए एक संगठन बनाया, और उसका नाम सत्यशोधक समाज है। नेक्स्ट, किस धर्म के सुधारक को मृत्यु
भारत के बाहर हुई थी? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन में है ज्योतिबा फुले है, दयानंद सरस्वती है, राजा राम मोहन राय है, रामकृष्ण परमहंस है। तो देखिए आइए सभी के बारे में, राजा राम मोहन राय की भी चर्चा हम लोग किए, ज्योतिबा फुले की भी की, अभी ज्योतिबा फुले की किए कि वही ज्योतिबा फुले हैं जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। यह जो स्थापना मुख्य रूप से क्या था, गुलामगिरी, सार्वजनिक और सत्य धर्म में जो निहित था उसको से विमुक्ति दिलाने की इसमें बात कही गई थी कि जो शूद्र अतिशूद्र को पुजारी, पुरोहित, अशुद्धखोर आदि से सामाजिक सांस्कृतिक दास्ता से क्या करना, मुक्ति दिलाने की बात हुई थी। इसमें ब्राह्मणवाद किस तरह से उनको क्या किया जाता था, भूदेव देवता के रूप में माना जा रहा था। जो नीच जाति के लोग थे उनके जो उनका अंदर जो गुलामगिरी, सूदखोरी, इस टाइप से जो प्रवृत्ति था उसको बदलने का प्रयास करते हैं। तो महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले होते हैं। तो धर्म सुधारक मृत्यु के बाहर हुई थी, तो ज्योतिबा फुले का जो जन्म होता है वह कहाँ होता, वह पुणे में होता है। ये भारत में ही मरते हैं। दयानंद सरस्वती के बारे में जान लीजिए। दयानंद सरस्वती वही दयानंद सरस्वती हैं जो क्या होते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज की स्थापना करते हैं, है ना। ये वही आर्य समाज है जो 1875 ईस्वी में इनके द्वारा स्थापना किया जाता है। बिरजानंद अपने जो होते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती बिरजानंद गुरु होते हैं, उनके द्वारा पाणिनि, व्याकरण प्यानी, योग गुरु, पतंजलि ये सभी की शिक्षा लेते हैं। फिर बाद में आप देखेंगे किस तरह से वो हिंदी का भी ज्ञान लेते हैं। उसके बाद सत्यार्थ प्रकाश की भी स्थापना करते हैं, लेकिन मृत्यु इनका भारत में ही होता है। उसके बाद रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस कौन है, ये हैं स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं। ये वही परमहंस हैं जो जिनका पिता बचपन में ही पिता का मृत्यु हो जाता है। उसके बाद वो अपने बड़े भाई के राम कुमार चट्टोपाध्याय के साथ वो कलकत्ता के कालेश्वर मंदिर आते हैं। उसके बाद वो उनका मूर्ति का काम जाता है। उनकी पिता भाई की मृत्यु होती है, फिर वो पुजारी वहीं के बनते हैं। फिर उनका 5 वर्ष उनका जो शादी होता है, 5 वर्ष से कम उम्र के ये देखिए ना, नाम भूल रहे हैं, काफ़ी अच्छा नाम है ये, क्या नाम है, शारदा मणि। हाँ, शारदा मणि। शारदा मणि से उनकी विवाह होती है। और जैसे ही 5 वर्ष में होती है, जब वो बालिक हो जाती है ना, 18 वर्ष की उम्र में जब वो आती है, तब तक वो सन्यासी ग्रहण कर चुके थे। और उसके बाद वो अलग व्यक्तित्व के रूप में शारदा मणि को पहचान देते हैं। उनके शिष्यों के रूप में भी तो शारदा मणि के बारे में पूछा जाता है। तो ये थे। लेकिन राजा राम मोहन राय क्या होता है, जब हम लोगों ने देखा कि 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जब सती प्रथा को लॉर्ड विलियम के सहयोग से जब वो कानून बना देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, फिर वो अकबर द्वितीय को जो पेंशन संबंधित बात लेके है वो इंग्लैंड जाते हैं। और इंग्लैंड जाते हैं तो जो प्रथा एक तरह से था 7 समुद्र पार नहीं जाने का, उसको भी तोड़ते हैं, जाते हैं। तो वहीं इंग्लैंड में 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1800 हो जाएगा राजा राम मोहन राय। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन, अभी चर्चा हम लोग की। सत्यार्थ प्रकाश कौन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है, किन परिस्थिति में किया जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती जब क्या होते हैं, जब वो आर्य समाज की स्थापना करने हेतु जब वो निकलते हैं, तो कलकत्ता जाने से पहले, मुंबई जाने से पहले वो आरा पधारते, आरा से होते हुए कलकत्ता जाते हैं। और कलकत्ता में क्या करते हैं, कलकत्ता में वो मिलते हैं किन से, कलकत्ता में मिलते हैं वो केशव चंद्र सेन से और बिरजानंद से मिलते हैं। और जब केशव चंद्र से मिलते हैं तो केशव चंद्र सेन उन्हें सलाह देते हैं कि स्वामी अगर आप हिंदी को बोलना स्टार्ट करेंगे, हिंदी में समझाना स्टार्ट करेंगे, तो अनुयायी और भी बढ़ेंगे और समाज का अत्यधिक उद्धार भी होगा। तब वहीं से वो क्या करते हैं, हिंदी बोलना स्टार्ट करते हैं, सीखना स्टार्ट करते हैं। और वहीं पर उन्हीं के विचारों से फिर वो क्या करते हैं, क्योंकि वो गुजराती रहते, गुजराती अच्छा से जानते हैं। उनका ज्ञान बिरजानंद के नेतृत्व में भी होता है, जिसमें वो पतंजलि का आपको पता होगा ना, पाणिनि जो पतंजलि होता है वो तो काफ़ी पूरा संस्कृत ही रहता है। संस्कृत में अच्छे से लिखते, बोलते और पढ़ते सब कुछ करते हैं, लेकिन हिंदी नहीं जानते हैं। लेकिन वही 1875 ईस्वी में स्थापना करने से पहले, आर्य समाज के पहले, वो सत्यार्थ प्रकाश की भी रचना करते हैं। जब वो हिंदी सीखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, और उसमें विभिन्न ग्रंथों में जो विभिन्न ग्रंथ हैं उसमें व्याप्त बुराई है उसका वो खंडन करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना होता है, जो काफ़ी एक मतलब अच्छा पुस्तक है, काफ़ी है। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दयानंद सरस्वती हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। अब काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब आ जाइए, रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद सरस्वती, वही स्वामी विवेकानंद सरस्वती जो क्या होते हैं, एक काफ़ी प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं, जो बचपन में ही स्वामी विवेकानंद की बात की जाए तो वह डार्विन के जो अध्ययन था उसको भी वो पढ़ चुके थे, है ना। तो वही स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि क्या होता है, स्वामी दयानंद सरस्वती ये 1881 ईस्वी में वो ललित कला को भी परीक्षा से उत्तीर्ण करते हैं। 1884 में कला स्नातक में भी पूरी डिग्री हासिल करते हैं, जिसके बारे में डेविड हेयर के बारे में विलियम हेस्टी का भी कहना था। उन्होंने भी लिखा था कि मैंने काफ़ी विस्तृत और बड़े इलाकों में यात्रा की है, लेकिन ऐसी प्रतिभा वाला व्यक्ति को हम छात्रों को हमने नहीं देखा है। तो विवेकानंद ऐसे व्यक्ति थे जो विलक्षण स्मृति का एक व्यक्ति थे।
वही 1880 ईस्वी में क्या हो जाता है, रामकृष्ण मिशन के गुरु के प्रभाव में आकर वो ईसाई से हिंदू धर्म के लिए प्रेरित हो जाते हैं। उसमें केशव चंद्र सेन द्वारा जो ब्रह्म समाज का ही जो भाग चल रहा था, आदि ब्रह्म समाज, उसमें वो होते हैं, कुछ दिन तक रहते हैं उसमें, जिसमें धूम्रपान हो गया, शराब पीने, युवाओं को हतोत्साहित करने जैसी संस्था को साथ में वो कुछ दिन तक रहते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि वो 25 वर्ष की यात्रा में गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं। क्योंकि 25 वर्ष की यात्रा धारण में क्या करते हैं, उनके पहले जो उनके गुरु होते हैं, कौन, ये रामकृष्ण परमहंस, वो अंतिम समय में होते हैं। तो वो अपना खुद का भोजन और अपना हालात का चिंता किए बिना वो गुरु की सेवा में संलिप्त रहते हैं, संलग्न रहते हैं। और फिर 25 वर्ष की आयु में क्या होता है, वह निकल पड़ते हैं, गेरुआ वस्त्र धारण कर निकल पड़ते हैं विश्व यात्रा पर, भारतवर्ष की यात्रा पर। वही 1893 ईस्वी में वो जापान से के सही कई सार, जिसमें नागासाकी, कोबे होके, योगे होके, ओसाका, क्योटो से दौरा करते हुए चीन, कनाडा होते हुए अमेरिका के शिकागो पहुंचते हैं। और सन 1893 ईस्वी में क्या करते हैं, विश्व धर्म परिषद में हो रही, विश्व धर्म परिषद में जो हो रहा होता है, चल रहा होता है सभा, उसमें उनको बोलने का मौका मिलता है। हालांकि जो बात किया जाए, जब वो स्वामी विवेकानंद भारत का प्रतिनिधित्व के रूप में वहाँ पहुँचते हैं, देखिए क्या होता है, वो तो भारतवर्ष की यात्रा पर निकलते हैं, है ना। वो कई जापान को निकलते हैं दौरा करते हुए, चीन के बाद कनाडा, कनाडा होते हुए अमेरिका पहुँचते हैं। 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म परिषद हो रही थी, और उसी में स्वामी विवेकानंद भारत का प्रतिनिधित्व के रूप में पहुँचते हैं। यूरोप, अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखते थे। उस समय की बात है। वहाँ लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को बोलने का मौका नहीं दिया जाए, लेकिन एक अमेरिकी प्रोफेसर के रिक्वेस्ट से, अमेरिकी प्रोफेसर के मतलब सहयोग से उनको बोलने का मौका मिला। जैसे ही वो स्टेज पकड़ते हैं, जैसे ही वो मेरे अमेरिकी प्यारे भाई बहनों बोलना स्टार्ट करते हैं, तालियों की गड़गड़ाहट से जो विश्व धर्म सभा जो चल रहा था परिषद, काफ़ी गूंज उठते, हर्षोल्लास उठता। उसके बाद वो पूरे वक्तव्य को कहते हैं कि उसके प्रति आपने जिस समान, सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया, उसके प्रति आभार प्रकट करने के निर्मित खड़े होते हुए मेरा हृदय अवर्णनीय हर्ष से पूर्ण हो रहा है। संसार के सन्यासियों के सबसे प्राचीन परंपरा की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, धर्मों की माता की ओर से मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, और सभी संप्रदायों एवं मतों के कोटि कोटि हिंदू की ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ। इस तरह से उसके बाद वो अमेरिका में उनका काफ़ी स्वागत होता है। भक्तों का भी एक बड़ा समुदाय बन जाता है। 3 वर्ष तक अमेरिका में ही रहते हैं। वह लोगों को तत्व ज्ञान, अद्भुत ज्योति प्रदान करते हैं। उनकी व्यक्तित्व शैली एवं ज्ञान को देखते हुए वहाँ की मीडिया साइक्लोन हिंदू का नाम भी उनको देता है ना। फिर वो रामकृष्ण मिशन की भी वहीं स्थापना करते हैं। तो ये पूछ रहा रामकृष्ण मिशन जो 1896 ईस्वी में स्थापना करते हैं। 1893 ईस्वी में तो विश्व धर्म सम्मेलन ही होता है, परिषद होता है। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या है? अब बहावी आंदोलन आ गया। पटना, लखनऊ और तमिलनाडु। क्या है बहावी आंदोलन? अब बहावी आंदोलन के बारे में भी हम लोग जानते हैं। देखिए, बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र है वह पटना है। अब बहावी आंदोलन था क्या, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, बहावी आंदोलन जो है, इसके संस्थापक सर अहमद बरेलवी है। वही रायबरेली का रहने वाला था। यह इसका जन्म के नामी गिरामी परिवार में होता है। यह पैगंबर हजरत मोहम्मद का वंशज बताता है। 1821 ईस्वी में क्या होता है, यह मक्का जाता है। कौन? ये सर सैयद अहमद बरेलवी है ना। वो मक्का जाता है और एक व्यक्ति से मिलता है। उस व्यक्ति का जो नाम होता है वो अब्दुल वहाब होता है। उस व्यक्ति से वो काफ़ी प्रभावित होता है ना। और अहमद बरेलवी अत्यंत उससे प्रभावित होता है। कट्टर धर्म योद्धा के रूप में वो भारत वापस लौटता है। अब्दुल वहाब के नाम पर ही इस आंदोलन का नाम ये बहावी आंदोलन रखता है। हालांकि एक और व्यक्ति से वो काफ़ी प्रभावित होता है। उसका जो नाम होता है भारत के होता है, उस इंसान का से बहुत प्रभावित होता है। उसका नाम होता है वली उल्लाह। यह दिल्ली में रहता था और यह भारत में इस्लाम धर्म को प्रभुत्व को इसका इच्छुक था। यह भारत से अंग्रेजों को हटाकर फिर से इस्लामी धर्म लाना चाहता था। इसका इस तरह से था कि यानी कि दुश्मनों का देश नहीं बल्कि भारत में इस्लामों का देश हो, इस तरह से इसका मतलब इच्छा था कि इस तरह को राज चाहता था, जिसके लिए इसने अंग्रेजों से धर्म युद्ध करना अनिवार्य कर दिया था कि धर्म युद्ध करना अनिवार्य है अगर ऐसा शासन लाना चाहते हैं तो। कौन? वही संत शाह वली उल्लाह। तो ये दोनों से प्रभावित था। लेकिन जो आंदोलन चलाया था, जो मक्का गया था, अब्दुल वहाब नामक व्यक्ति से प्रभावित था, उसी के नाम पर यह आंदोलन चलाता है। यह आंदोलन का जो मुख्य केंद्र होता है वह पटना होता है।
यह बात आपको ध्यान में रखना होगा। वही पटना के जो लियाकत अली और इनायत अली होते इस आंदोलन के प्रमुख नायक होते हैं। जब ये चले जाते थे इसका नेतृत्व यही विलायत अली और लियाकत अली का था। इस आंदोलन को मूल रूप से मुस्लिम सुधारवादी था जो यूपी, पूर्वी भारत और मध्य भारत में सक्रिय था। सर सैयद अहमद इस्लाम में हुए परिवर्तनों एवं सुधारों के विरुद्ध में था। जो इस्लाम में जो परिवर्तन हुआ था ना, आप देख रहे थे किस तरह से क्या होता है। औरंगजेब के बाद जो मुगल शासक कमजोर हो रहा था तो सभी तो इस्लामी था ना, उसके बाद तो विलय ही हो जाता, उसके बाद तो अंग्रेज का शासक आ जाता, तो उसके विरुद्ध में ये होता है। यह आंदोलन मूल रूप से मुस्लिम सुधारवादी के रूप में स्टार्ट किया जाता है। और इन्होंने फिर क्या करता है, ये जो होते हैं कौन, ये अहमद बरेलवी जिसके नेतृत्व में यह बहावी आंदोलन स्टार्ट किया जाता है, वो क्या करते हैं, वह उसका जो इच्छा होता है हजरत मोहम्मद के समय इस्लाम धर्म को पुनः स्थापित करने की, वह सैयद अहमद पंजाब के सिखों और बंगाल के अंग्रेजों को अपदस्थ कर मुस्लिम शक्तियों को पुनर्स्थापित करने के पक्षधर में था। उन्होंने अनुयायियों को शस्त्र धारण करने पर 1830 ईस्वी में कुछ समय के लिए अधिकार कर लिया था। उन्होंने क्या किया, पहले खुद शस्त्र को धारण किया और अपने अनुयायियों को भी शस्त्र धारण के लिए किया। और पेशावर का जगह है जो 1830 ईस्वी में वो क्या करता है, 1830 ईस्वी में कुछ समय के लिए अधिकार कर दिया जाता है और उनके नाम पर सिक्के भी चलाए जाते हैं। तो इस संगठन ने संपूर्ण भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया, भावनाओं का प्रचार किया था। बहावियों ने 1857 के विद्रोह में एक वातावरण को तैयार करने में भी इसका हमें योगदान था। तो प्रश्न इससे बनता है, पूछा जाता है, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित हुआ। अब देखिए दास प्रथा की बात आ जाती है तो दास प्रथा एक ऐसा प्रथा है जो मानव के द्वारा ही मानव का ही व्यापार किया जाता है। काफ़ी भयावह प्रथा है। दास प्रथा की शुरुआत है जो कई सदियों पहले हुई थी। इसकी शुरुआत जो इसका जो अवैध घोषित किया गया था वो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1843 में लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में। तो देखिए इसमें 33 नहीं है ना, चार्टर एक्ट पूछता तो 33 होता। तो 1843 ईस्वी में किया गया था। जैसे देखिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू हो गई थी, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अंग्रेजी शिक्षा याद करिए, लॉर्ड विलियम बेटिंग। अब लॉर्ड विलियम बेटिंग कौन था, लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में आप याद करिए इसके शासन में क्या है, विधि आयोग की नियुक्ति हुई थी। लॉर्ड मैकाले उस विधि आयोग के राय पर, उस विधि आयोग में से उसको शिक्षा का सार्वजनिक अधिकार का अध्यक्ष बनाया गया था। कौन, मैकाले कौर। वही मैकाले के द्वारा किया गया था। पश्चात शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा की बात की जाती, आधुनिक शिक्षा मतलब अंग्रेजी शिक्षा की जो बात होती है वहीं पर पहली बार होती है। फिर आप बाद में देखेंगे कि वुड डिस्पैच भी आता है, हंटर आयोग भी आता है, वुड डिस्पैच होता है जिसमें वो बात करता है वुड डिस्पैच की जो प्राथमिक शिक्षा होगा वह क्या होगा, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, जिसमें उच्च शिक्षा की बात करते हैं प्राथमिक और माध्यमिक पर जोर नहीं देता। फिर आप देखेंगे कि वुड आयोग के बाद हंटर आयोग आता है जिसमें प्राथमिक और मध्य शिक्षा की बात करती है, जिसमें यह बात करता है कि जो प्राथमिक शिक्षा लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए और जो माध्यमिक शिक्षा है वह अंग्रेजी और लोकल दोनों में होना चाहिए। उसके बाद रिले आयोग है जो विश्वविद्यालय के लिए बनाया जाता है, विश्वविद्यालय को इस पर अध्ययन कर इसमें विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाती है। फिर सेटलर आयोग आता है 1817 ईस्वी में, जो क्या होता है मुख्य रूप से कलकत्ता विश्वविद्यालय के अध्ययन के लिए किया आता है, लेकिन उस तरह के जो रिजल्ट उसका आता है या उसके बाद सभी विश्वविद्यालय पर लागू किया जाता है। तो ये कुछ ऐसे थे जो शिक्षा से संबंधित आयोग आए थे जो प्रश्न देखने को मिलता है। तो लॉर्ड विलियम बेटिंग हो जाएगा। जैसे देखिए वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसकी है, तो वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है यह व्याख्या किसकी है, तो वेदों के बारे में कौन कहे थे, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी सदानंद। तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा यह वाक्य कहा गया था कि जो वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। क्योंकि वेदों की बात की जाए तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं इन्हीं के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की जाती है। और जब आप देखेंगे कि किस तरह से इन्होंने क्या किया था आर्य समाज में, यानी हिंदी को किस तरह से प्रोत्साहित किया, हिंदी में सिद्धार्थ प्रकाश की भी इनके द्वारा रचना की जाती है। और वेदों की बात किया तो वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं थे, यह वाक्य जब आर्य समाज की स्थापना किए थे उसी वक्त इन्होंने यह कहा था क्या, कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। उनकी मानता था कि ईश्वर का जो सर्वोत्तम और निज नाम ओम है, यह जो अत्यंत गुण होने के कारण इसे ब्रह्म, महेश, विष्णु, गणेश, देवी, अग्नि, शनि आदि अनंत नाम है। तो इसलिए आर्य समाज की सृष्टि की उत्पत्ति के समय जो है, उत्पत्ति का जो समय माना गया आर्य समाज के अनुसार लगभग 4 करोड़ 32 करोड़ वर्ष, और वही प्रलय का भी काल माना गया है। तो ध्यान में रखिएगा वेदों की संपूर्ण सच्चाई इसमें निहित है, वह स्वामी दयानंद सरस्वती है, इनके द्वारा ही कहा गया था। आपको पता होगा ना कि ये गुरुवर ने इन्हें पाणिनि, व्याकरण, पतंजलि योग सूत्र, वेद वेदांग का अध्ययन कराया था और गुरु दक्षिणा में ही मांगा था कि विद्या को सफल करके दिखाइए और परोपकार करो और सत्य शास्त्रों का उद्धार करो, वेद के प्रकाश से इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करो, यही कहे थे।
नेक्स्ट, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, महादेव गोविंद रनाडे, फिरोज शाह मेहता। तो महाराष्ट्र का सुकरात है वह गोविंद महाजी रनाडे का था। यही गोविंद महाराजी रनाडे, अभी याद करिए हम लोग चर्चा किए थे केशव चंद्र सेन, इसकी चर्चा ब्रह्म समाज में हुई थी कि जब स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो जाती है, देवेंद्रनाथ टैगोर क्या करते हैं, केशव चंद्र सेन को आचार्य नियुक्त करते हैं। जब आचार्य नियुक्त करते हैं तो उनके प्रयास में, उनके आने से काफ़ी ब्रह्म समाज का प्रचार होता है। वो यूपी भी जाते हैं, पटना भी जाते हैं, मद्रास भी जाते हैं। उसके बाद वो कहाँ जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं। महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रनाडे और ये आत्माराम पांडुरंग के नेतृत्व में क्या होता है, प्रार्थना समाज की स्थापना होती है, जो ब्रह्म समाज का एक भाग होता है। मतलब उसमें भी वही बात की जाती है, जो व्याप्त बुराइयां होती है हिंदू समाज में, उसी को दूर करने की बात की जाती है। लेकिन जो महाराष्ट्र में स्थापना होता है, इसलिए उसको महाराष्ट्र का सूर्य। महादेव गोविंद रनाडे कौन है? महादेव गोविंद रनाडे की बात की जाए तो यह 18वीं यानी 19वीं शताब्दी तक एकमात्र भारतीय होते हैं जो एक उच्च न्यायाधीश के पद पर जाते हैं। तो यह भी ध्यान में रखना होगा। महादेव गोविंद रनाडे, इनका जन्म जो होता है वह निफाड़ में होता है, कोल्हापुर में ही होता है। इनके पिता मंत्री होते हैं। इनकी शिक्षा मुंबई के एलिफेंटो कॉलेज में 14 वर्ष की आयु में होती है। ये LLB भी करते हैं, विधि स्नातक भी करते हैं, क्लास स्नातक भी करते हैं, दोनों पाठ्यक्रम में प्रथम श्रेणी में करते हैं। यह पहले प्रेसिडेंसी में मजिस्ट्रेट के रूप में रहते हैं, फिर स्मॉल कॉलेज कोर्ट में जाते हैं, फिर न्यायाधीश के प्रथम श्रेणी न्यायाधीश में आते हैं। 1873 में इनकी नियुक्ति होती है। 1850 ईस्वी में उच्च न्यायालय से जुड़ते हैं और फिर 1893 में बम्बई उच्च न्यायाधीश में नियुक्ति पर जाते हैं। वही रनाडे संपूर्ण जीवन अपना प्रार्थना समाज के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में ही लगा देते हैं। ये समाज राष्ट्रीय प्रगति के कट्टर हिमायती थे। 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी और विधवा विवाह संघ की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा किया था। किनके द्वारा? महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा। तो ये भी देखने को मिल जाएगा कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में किनके द्वारा? इन्हीं के द्वारा किया जाता है। विधवा विवाह संघ के लिए भी प्रार्थना समाज की गतिविधियों को अपेक्षा सामाजिक क्षेत्र में आर्थिक क्रियाशीलता या पश्चिमी जो भी भारत में समाज सुधार संबंधी विभिन्न कार्यकलापों का केंद्र रहा था। तो इन्हीं के नेतृत्व में क्या किया था? प्रार्थना समाज की स्थापना की जाती है। और प्रार्थना समाज क्या होता है? मूलतः महाराष्ट्र में धार्मिक सुधार आंदोलन हेतु इसका स्थापना किया जाता है, क्योंकि केशव चंद्र सेन के गाइड से। नेक्स्ट देखिए 23 में, स्वामी दयानंद सरस्वती किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? अभी चर्चा की, वह था शिकागो। जो शिकागो हुआ था, लंदन जो अमेरिका का जो शहर था, जहाँ विश्व धर्म सम्मेलन 1893 ईस्वी में हो रहा था, जिसमें हम लोगों ने जाना कि वह अमेरिकी प्रोफेसर के सहयोग से उन्हें बोलने का मौका मिला। और जैसे ही वो बोलना स्टार्ट किए, क्या हो गया, वहाँ पूरा जो विश्व धर्म सम्मेलन जो चल रहा था वो काफ़ी हर्षोल्लासित हो गया और सभी सम्मोहित भी हो गए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। इसका मुख्य काम किस दिशा में था? अब देखिए, ये इनका काम किस दिशा में था? ब्रह्म समाज की स्थापना की। अब शिक्षा, बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्र में था, शिक्षा के क्षेत्र में भी था, जिसमें इन्होंने देखा कि आधुनिक शिक्षा। तो देखिए प्रश्न में शिक्षा और भी प्रश्न ऑप्शन देखते हैं, हो सकता है इससे अच्छे ऑप्शन में हो। धर्म क्या ऊंचा उठाना, ऐसा नहीं था। समाज सुधार, अंग्रेजी परिचय। देखिए इस 4 में से एक होना, हाँ उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का भी प्रोत्साहन किया। अंग्रेजी शिक्षा निकलता तो और थोड़ा ज़्यादा होता। तो इससे ज़्यादा उपयुक्त आंसर है समाज सुधार, क्योंकि समाज में प्राप्त बुराइयाँ, बाल विवाह, सती प्रथा, बहु विवाह और उसके बाद जो कर्मकांड था, ये था तीर्थ यात्रा था, इन सभी का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने एकेश्वर बात पर जोर दिया, तो समाज सुधार सही हो जाएगा। इसमें सती प्रथा को उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से खत्म भी किया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो यह जो स्थापना है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की, सर सैयद अहमद खां। अब अलीगढ़ विश्वविद्यालय है कौन? अब याद करिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ये कौन है? अभी हम लोग इसकी चर्चा किए थे कि जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कैसे बना। ये तो पहले मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, सर सैयद अहमद खां था। लेकिन सर सैयद अहमद खां की मृत्यु 1898 ईस्वी में हो जाती है। तो जो उनके द्वारा 1875 ईस्वी में, 1875 नहीं कहिए, 1867 ही कहिए, क्योंकि मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो है पहले स्कूल हुई थी 67 में, फिर 75 में कॉलेज हुई। फिर उनके मृत्यु के बाद क्या कर दिया गया, उसको मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना दिया गया 1920 ईस्वी में। तो यह भी ध्यान में रखना है। तो इसलिए वो तो मर चुके थे सर सैयद अहमद खां, तो उस समय उसके जो नेतृत्व कर रहे थे वो सर सैयद अहमद खां कर रहे थे। 26 में किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? अब आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को ही कहा जाएगा। इसलिए कहा जाएगा क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जो है समाज में व्याप्त बुराइयों को लेकर जो आंदोलन उठा, वह ब्रह्म समाज उठा। और एक तरह से उन्होंने
क्या किया कि नव शिक्षा यानी अंग्रेजी शिक्षा को उन्होंने जोड़ दिया। उन्होंने देखा कि अगर क्या करना है, भारत को आगे ले जाना है, अगर समाज में व्याप्त बुराई है तब तक उसको, जब तक उसको शिक्षा नहीं दिया जाएगा पश्चिमी शिक्षा विज्ञान और अंग्रेजी का, तब तक जागरूक नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित है? तो राजा राम मोहन राय किससे संबंधित है? ऑप्शन पढ़िए, विधवा पुनर्विवाह से, संस्कृत शिक्षा से, सती प्रथा से, अंग्रेजी शिक्षा से। तो राजा राम मोहन राय किससे संबंधित हैं? तो इस चारों ऑप्शन में से सब संबंधित नहीं है। अंग्रेजी शिक्षा का उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट किया था। अभी हम लोग चर्चा किए ना कि अंग्रेजी शिक्षा को उन्होंने कहा था कि जब तक अंग्रेजी शिक्षा नहीं होगा तब क्या होगा, नव जागरण के प्रसारण विज्ञान की शिक्षा के लिए वह आवश्यक नहीं होगा। यानी अंग्रेजी शिक्षा को वो समर्थक थे ताकि क्या हो सके, नव जागरण के प्रसारण विज्ञान की शिक्षा के लिए अंग्रेजी ज्ञान आवश्यक है। और उन्होंने इसी के तर्ज पर 1817 ईस्वी में डेविड हेयर के हिंदू कॉलेज खोलने के लिए डेविड हेयर का सहयोग भी किए थे। तो यह भी हो जाएगा। सती प्रथा का भी उन्होंने अंत किया था, काफ़ी विरोध किया था, जिसके माध्यम से लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से ये कानून बनकर समाप्त भी किया गया। विधवा पुनर्विवाह, हाँ, विधवा पुनर्विवाह पर भी उन्होंने जोड़ दिया। हालांकि कानून कोई नहीं बन पाया, कानून आगे आप देखेंगे विधवा पुनर्विवाह बनेगा, लेकिन उसको लेकर भी इन्होंने क्या किया, जोड़ दिया। और साथ में और भी अगर प्रश्न अगर ये भी दिया जाए कि जो पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार भी उसके पक्षधर में ये थे। हालांकि क्या होता था पहले की सती प्रथा, जैसे विधवा हो गई तो उसको पैतृक संपत्ति नहीं मिलेगा, इस तरह उसको पक्षधर में भी थे। तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा संस्कृत शिक्षा। 27 के बाद 28 में आ जाइए, 27 के बाद 28 में आ जाना ना, 28। कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? देखिए, स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। ये जो रॉक मेमोरियल है ये कहाँ है? तमिलनाडु में ये स्थित है। यानी तमिलनाडु आप कह दीजिए कि कन्याकुमारी के समुद्र में स्थित स्मारक है एक, वहाँ से मतलब 500 मीटर की दूरी पर समुद्र में एक स्थापित है। हालांकि 1963 ईस्वी में ही उनके जन्म शताब्दी पर तमिलनाडु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रांत के सहयोग से एक विश्व स्मारक बनाने का बात चल रहा था, लेकिन उस समय नहीं बनता क्योंकि जो ईसाई धर्म रहता वह उसको मान्यता को कुछ और तरह से पेश करता। तो ये जो समय होता वह 1973 ईस्वी में बनता है। 73 नहीं, 1970 ईस्वी में। कब? लगभग वही 2 सितंबर 1973 ईस्वी को राष्ट्रपति बीबी गिरी के नेतृत्व में इसका उद्घाटन किया था। 2 सप्ताह तक इसका उद्घाटन समारोह चलता है। तो कन्याकुमारी का जो रॉक मेमोरियल है वह स्वामी विवेकानंद का वहाँ पर क्या बनाया गया, एक स्मारक बनाया गया। वही कन्याकुमारी से लगभग समुद्र में है, एक तट है वहीं पर, मतलब तट का ही वहाँ पर समुद्र से निकला हुआ जो भाग है, भूभाग है, उस पर इनका बनाया गया। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो अभी हम लोग चर्चा किए राजा राम मोहन राय का जन्म कब होता है? 1773 था या 74 था, यही होगा, 1772 में, है ना। 1772 ईस्वी में वर्धमान जिले के राधानगर गाँव में होता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, देख लीजिएगा। इसलिए इनका पूछा गया ना, क्योंकि प्रथम अगर बात की जाए कि सबसे पहले जो हैं भारतीय इतिहास में सुधार का जो लाए वो राजा राम मोहन राय कहते हुए। अब संवाद कौमुदी, अब देखिए संवाद कौमुदी क्या है। देखिए संवाद कौमुदी अभी हम लोग चर्चा किए थे, याद करिए। जब राजा राम मोहन राय डेविड हेयर को हिंदू कॉलेज की स्थापना के लिए सहयोग करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि जो वह जो सेंसरशिप लगा हुआ होता है 1821 ईस्वी में, क्या होता है कि लेखन एवं अन्य गतिविधि के माध्यम से वह क्या करते हैं, स्वतंत्र प्रेस के लिए आंदोलन का समर्थन भी करते हैं। जिसके कारण फिर आप देखेंगे बाद में कि लॉर्ड हेस्टिंग 1819 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा क्या कहता है, प्रेस सेंसरशिप पे ढील दिया जाता है। तो 3 पत्रिका निकालते हैं। पहला ब्राह्मणवादी पत्रिका 1821 ईस्वी में, फिर बंगाली पत्रिका संवाद कौमुदी 1821 ईस्वी में, और एक और पत्रिका फारसी पत्रिका मिरातुल अखबार 1822 ईस्वी में। तो आ जाएगा संवाद कौमुदी 1821 ईस्वी में। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? ऑप्शन ए में ब्रह्म सभा और बी में है आत्मीय सभा। तो बिल्कुल सही बात है, आप पहला तो ब्रह्म सभा। आप याद करिए कि जो क्या था ब्रह्म समाज का पहले क्या था, मतलब पहले तो आत्मीय सभा के रूप में ही ना उसका स्थापना किया गया था 1815 ईस्वी में, जिसके कारण उनको काफ़ी क्या विरोध का भी सामना करना पड़ा। वो हताश नहीं हुए, फिर ब्रह्म सभा के रूप में उसका स्थापना किया, फिर 1828 में ब्रह्म समाज बना। तो ये भी दोनों सही है। तत्वरंजनी सभा, तत्वरंजनी या तत्वबोधिनी सभा है, वो तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित है। ये देखिए तत्वरंजनी या तत्वबोधिनी सभा का संबंध है वह है किनसे है, देवेंद्रनाथ टैगोर की, रविन्द्रनाथ टैगोर की, ईश्वरचंद्र विद्यासागर की। देखिए देवेंद्रनाथ टैगोर, यही देवेंद्रनाथ टैगोर जिनके बेटा होते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, उन्हीं से संबंधित है तत्वरंजनी बोधिनी सभा से। अब ये तत्वरंजनी बोधिनी सभा क्या था, थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर, ये जो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया जाता है,
देखिए देवेंद्रनाथ ठाकुर का जो जन्म होता है 1817 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। शिक्षा दीक्षा कॉलेज में ही होता है इनका। 22 वर्ष की अवस्था में इन्होंने तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किया था। इसका मुख्य जो ध्येय था कि लोगों को ब्रह्म धर्म का पाठ पढ़ाना, यानी ब्रह्म धर्म का पाठ पढ़ाना था। इस सभा में मौलिक शास्त्रों को जानने तथा वर्तमान समय एवं उनके परिवर्तनों के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने के निश्चय को लेकर इस तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किया गया था। फिर आप देखेंगे 1842 में देवेंद्र नाथ ने ब्रह्म सभा में पदार्पण किया, यानी उसको फिर ब्रह्म समाज में अपना वो पैर रखते हैं, उसमें वो अपना प्रस्थान करते हैं। फिर 1847 ईस्वी में क्या होता है कि तत्वबोधिनी सभा को एक प्रतिज्ञा से परिचित कराया जाता है। इस प्रतिज्ञा में कहा जाता है कि ब्रह्म समाज का प्रत्येक सदस्य बुरे कार्यों से बचा रहेगा, सच्चे हृदय से भगवान की पूजा करेगा और पारिवारिक प्रसन्नता के अवसर पर ब्रह्म समाज में कुछ भेंट देगा। ये इस तरह से वो क्या किए 1847 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा को एक प्रतिज्ञा से परिचित कराएं। तो वही करा तत्वबोधिनी सभा, वही 22 वर्ष की अवस्था में होते हैं तब वो क्या कहते हैं तत्वबोधिनी समाज, इसका मुख्य ध्येय क्या होता है ब्रह्म धर्म का पाठ पढ़ाना। फिर 1947 ईस्वी में एक इसको क्या करते हैं एक प्रतिज्ञा परिचित से करवाते हैं, यानी कि इनमें जो भी होगा बुरे कर्मों से बचा रहेगा, सच्चे हृदय से भगवान की पूजा करेगा तथा पारिवारिक प्रसन्नता हो गया तो वो क्या करेगा कुछ भेंट देगा। तो इस प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करने वाले खुद पहले देवेंद्रनाथ टैगोर ही थे। तो देखिए देवेंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर भी कहेगा तो वही है, ऐसा नहीं देवेंद्रनाथ टैगोर कहेगा तो आप कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठाकुर कहेगा तो वही है, टैगोर या अथवा ठाकुर के नाम से दोनों कभी कभी देखने को मिल जाता, वही है। तो इस तरह से ब्रह्म समाज में बैठकों को अब भी वेदों और तथा उपनिषदों का पाठ होता था, जिसमें हम लोग देखा कि ये बांग्ला में कोई उपदेश होता था तथा लोग मिलकर कई बांग्ला मंत्र और भजन गाते थे। इसी वर्ष देवेंद्रनाथ ने एक मासिक पत्रिका का आरंभ किया था, और वह जो पत्रिका जो था कब जिस समय ब्रह्म समाज में बैठकों में क्या होता था वेद उपनिषद का पाठ होता था, उस समय वो स्टार्ट करते हैं एक मासिक पत्रिका जो तत्वबोधिनी पत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। तो हो सकता है तत्वबोधिनी पत्रिका भी पूछ दे, तो ध्यान में रखिएगा वह भी देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, बिल्कुल सही बात है, विधवा पुनर्विवाह को समर्थन किया। सती प्रथा का उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया, यह भी सही बात है कि उन्होंने सती प्रथा का क्या किया जोरदार समर्थन किया, और जोरदार इतना समर्थन किया कि 1829 ईस्वी में कानून बनाकर इसे समाप्ति भी कर दिया गया। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तक का समर्थन, बिल्कुल उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक थे। उन्होंने कहा कि इसके अंग्रेजी शिक्षा के ही प्रसार से नवजागरण आ सकता है समाज में, और जो विज्ञान है विज्ञान क्षेत्र में क्या कर सकता है लोगों को जागरूक हो सकता है। तो 1 2 3 तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, अभी देखिए हम लोग स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, मूल शंकर था। और स्वामी विवेकानंद नाम क्या है, नरेंद्र दत्त था, जो ब्रिजेश्वर से हम लोग भी वही जान रहे थे कि ब्रिजेश्वर था, लेकिन औपचारिक रूप से होता। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल शंकर था। इन्हीं के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की जाती है ना, और वो कौन सत्याग्रह प्रकाश इन्हीं के द्वारा गठन की किया था। 19वीं सदी के पुनर्जागरण का निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था, अब बताइए 19वीं वर्ग का पुनर्जागरण कौन वर्ग था, राजसी वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, धनी किसान और शहरी क्या है शहरी भूस्वामी तक। तो देखिए 19वीं सदी के पुनर्जागरण होता है जो मुख्यतः हमारे अनुसार तो उच्च मध्यम वर्ग तक ही सीमित था, सभी तक नहीं पहुंचा था। क्योंकि सोच लीजिए 18वीं सदी से तो राजा राम मोहन राय आते ही हैं, चलाना स्टार्ट ही करते हैं, धीरे धीरे लोगों में जागरूक आता है, तो सभी वर्गों में कहना नहीं फैला मतलब उचित है। क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी देखिए आता है तो वह शूद्रों को लेके बात करता है, मतलब थियोसॉफिकल सोसाइटी तो वो तो ठीक है, वो सभी धर्मों को में विश्वास करता है, लेकिन उसके बाद फिर देखिएगा कि ये सत्यशोधक समाज आता है, फिर आत्मसम्मान आंदोलन आता है। तो ये अति शूद्रों जो हिंदू धर्म में ही जो नीचे जाति के लोग थे, शूद्र लोग थे, जो प्रवृत्ति उस टाइप से था, उनको भी दूर करने का, तो ये उच्च मध्यम वर्ग ही कहना उचित है कि कुछ जो मध्यम वर्ग थे उसमें उच्च कुछ तक पहुंचा था पुनर्जागरण। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके स्वरूप हुई थी। देखिए ऑप्शन में है, हमने अभी चर्चा किया कि प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वह ब्रह्म समाज का ही, ये जो केशव चंद्र सेन होते हैं उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं के आदर्श से क्या किया था, उसका स्थापना महाराष्ट्र में किया जाता है। तो महाराष्ट्र में जो उसका नेतृत्व करते हैं तो करा प्रेरणा जो होता है वो केशव चंद्र सेन देते हैं, लेकिन जो स्थापना करते हैं वो आत्माराम पांडुरंग और MG रनाडे होते हैं। तो हो सकता है वह भी देखने को मिल जाए, तो आप समझिए परिस्थिति को।
नेक्स्ट देखिए, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज का बागडोर संभाली। तो राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है 1833 ईस्वी ब्रिस्टल में। फिर देवेंद्रनाथ टैगोर संभालते हैं, फिर देवेंद्रनाथ टैगोर केशव चंद्र सेन को ले जाते हैं। फिर आप देखें कि केशव चंद्र सेन के अनुयायी होते हैं और देवेंद्रनाथ टैगोर अलग हो जाते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर आदि ब्रह्म समाज और केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज बनाते हैं। फिर केशव चंद्र सेन जो होता है, इन्हीं के जो अनुयायी होते हैं, जिसमें मोहनदास भागवत होते हैं, सभी मिलकर फिर उनसे भी अलग हो जाते हैं, क्योंकि अपनी बेटी का विवाह अल्पायु में कर देते हैं। जबकि विवाह को लेकर काफ़ी ये नियम कानून भी बनाते हैं, लेकिन वो खुद फॉलो नहीं करते तो टूट जाता है। फिर वही क्या हो जाएगा, जो आदि ब्रह्म समाज था वह साधारण ब्रह्म समाज में फिर चलाएगा। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में किससे जुड़े हुए हैं। वो हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे ना 1817 ईस्वी में। हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर जब कर रहे थे, राजा राम मोहन राय भी सहयोग करते हैं। राधाकांत राव भी होते हैं जो धर्म सभा की स्थापना करते, जो मुख्यतः ब्रह्म समाज के विरोधी संगठन था। 39 में देखिए, 1815 में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, राजा राम मोहन राय थे, है ऑप्शन, हाँ है। आत्मीय सभा का स्थापना ही करते हैं ना, जो बाद में फिर ब्रह्म सभा बनता है। कब प्रश्न ये भी देखने को मिल जाता है, ब्रह्म समाज का जो पहला क्या था, आत्मीय सभा था या ब्रह्म सभा था, यह दोनों था, तो दोनों था देखने को मिले। आत्मीय सभा था जिसमें क्या था, समाज में व्याप्त बुराइयों को लेकर इन्होंने विरोध किया था, एकेश्वरवाद पर फोकस दिया था, जिसमें एकेश्वरवाद को लेकर तोहफत उल नामा इन्होंने पुस्तक को भी निकाला 1803 ईस्वी में। सुमेलित करिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ब्रह्म समाज से संबंधित संस्थाएं हैं और संस्थापक है। आ जाइए, ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी में, बिल्कुल सही बात है, राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापना किया गया था। फिर हम लोगों ने क्या देखा, देखिए क्या होता, रविन्द्रनाथ ये राजा राम मोहन राय इंग्लैंड जाते हैं और अकबर द्वितीय के पेंशन के संबंधित लेकर, वहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है 1833 ब्रिस्टल में। फिर क्या होता है, देवेंद्रनाथ टैगोर आते हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर केशव चंद्र सेन को आचार्य बनाते हैं। फिर क्या होता है कि देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के अनुयायियों में अलग हो जाते हैं 1866 ईस्वी में। तब क्या होता है, 1866 ईस्वी में अलग होते हैं, तो केशव चंद्र सेन जो होते हैं वह भारतीय ब्रह्म समाज का निर्माण करते हैं, और जो देवेंद्रनाथ टैगोर होते हैं वो आदि ब्रह्म समाज के। फिर क्या होता है, केशव चंद्र सेन खुद, क्योंकि केशव चंद्र सेन के बोला जाता है कि उनके नेतृत्व में आर्य ब्रह्म समाज का काफ़ी क्या होता है, विकास होता है, फलता फूलता है, पटना में, मद्रास में और ये सभी क्षेत्रों में उन्हीं के प्रयास से काफ़ी इसका विकास होता है। फिर मद्रास में भी प्रार्थना समाज होता है, जो उसी का एक अंग होता है, उन्हीं के सहयोग से स्थापना किया जाता है। जो ये न्यू मैरिज एक्ट की स्थापना की जाती है वह राजा राम मोहन ये केशव चंद्र सेन के द्वारा ही किया जाता है, जिसमें कम उम्र के बालिकाओं को शादी का विरोध किया जाता है, लेकिन खुद वो गलती कर बैठते हैं, तब वो क्या हो जाता है, केशव चंद्र सेन का जो होता है भारतीय ब्रह्म समाज वह साधारण ब्रह्म समाज में टूट जाता है, जो आनंद मोहन बोस उसका नेतृत्व संभालते हैं। तो ये होगा प्रश्न सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 41 में, कह रहा है कि इनके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में खोली गई थी। यही होता है, केशव चंद्र सेन के प्रयास से उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास में शाखाएं भी खोली जाती है केशव चंद्र सेन की। केशव चंद्र सेन के क्षेत्र में जो होता है, इनके नेतृत्व में काफ़ी ब्रह्म समाज का विकास होता है। हाँ, वो अलग बात है कि 1866 ईस्वी में क्या होता है, ये टूट जाता है, केशव चंद्र सेन अलग हो जाते हैं और देवेंद्रनाथ टैगोर अलग हो जाते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर आदि ब्रह्म समाज और केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज होता है। फिर केशव चंद्र सेन का भारतीय ब्रह्म समाज भी टूट जाता है, क्योंकि यही वो फिर ये भी वो गलती कर बैठते हैं, जो ये क्या करते हैं, जो नियम कानून रूल को लगाते हैं वो खुद वो फॉलो नहीं करते, अपनी बेटी को अल्पायु में शादी कर देते हैं। नेक्स्ट, किसने महिलाओं के लिए वामाबोधिनी पत्रिका निकाली थी। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। वामाबोधिनी देखिए, यही केशव चंद्र सेन होते हैं, जो क्या करते हैं, महिलाओं के लिए वामाबोधिनी योजना पत्रिका निकालते हैं, जिससे वो जागरूक करते हैं, है ना। तो केशव चंद्र सेन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 43 में, किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज और नव ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। सामाजिक सुधारों, विशेषतः जाति प्रथा संबंधी सुधार, हिंदूवाद एवं ब्रह्मवाद से संबंधित, और भी दोनों। देखिए दोनों था बात, ये दोनों बातों पर क्या हो गया था, ये मुद्दा हो गया था कि सामाजिक सुधार, विशेषतः जाति और संबंधी सुधार, है ना, और हिंदूवादी और ब्रह्मवादी के संबंध में, इस पर लेकर क्या हो गया था, चर्चा हो गया था, विवाद हो गया था, जिसके कारण क्या हो जाता है, देवेंद्र समाज के अनुयायी अलग हो जाते हैं और केशव चंद्र सेन के अनुयायी अलग हो जाते हैं। केशव चंद्र सेन का जो अलग होकर ब्रह्म समाज टूटता है वह भारतीय ब्रह्म समाज में, और देवेंद्रनाथ टैगोर का आदि ब्रह्म समाज में हो जाता है। तो ध्यान में रखिएगा। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखिए देवबंद आंदोलन क्या था, यह एक इस्लाम को लेकर आंदोलन था, मतलब इस्लाम दारुल उल्म एक कर होता है, तो वही इस्लाम होता है जो मुख्यतः जो होता है एक शिक्षा का केंद्र होता है, और उसी को लेकर एक चलाया जाता है ना, देवबंद आंदोलन। तो ध्यान में रखेंगे कि देवबंद आंदोलन क्या है, तो देवबंद आंदोलन जो है
यह पुनरुत्थानी आंदोलन है जिसमें मुसलमानों में कुरान हदीस की शुद्ध शिक्षा के प्रसार और विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना को जीवित रखने पर बल दिया जाता है। यह आंदोलन अपने स्वरूप इतना अधिक कठोर और रूढ़िवादी था कि सुधारवादी आंदोलन का तीव्र विरोध किया। सोचिए, सुधारवादी आंदोलन का भी तीव्र विरोध, अलीगढ़ आंदोलन का भी तीव्र विरोध करता है, क्योंकि अलीगढ़ आंदोलन भी मुस्लिम में शैक्षिक हो गया, बौद्धिक हो गया, सामाजिक हो गया, इसके विकास की बात करता है और इतना ही कट्टर था कि उसका विरोध करता है। देवबंद आंदोलन तो ध्यान में रखिएगा, यह जो है मतलब मुझे तो देखिए, इसमें सुन्नी इस्लाम जो होते हैं ना, जो इस्लाम का एक जाति है सुन्नी के हनीफ पंथ के प्रमुख विचारधारा होते हैं। इसमें कुरान हो गया, शरीयत हो गया को कड़ाई से पालन किया जाता है, जोर दिया जाता है इस पर। यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित दारुल उलूम देवबंद से प्रचारित हुई थी। दारुल उलूम देवबंद एक जगह है जहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है, विश्व के इस्लामी शिक्षा का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, वहीं से इसका हुआ था। तो इसके सदस्य अबुल कलाम आज़ाद भी रहे थे। ये अबुल कलाम आज़ाद कौन है? ये वही अबुल कलाम आज़ाद है जो लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, जो भारत की आज़ादी के बाद एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पद पर रहते हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री यही बनाए जाते हैं। भारत के आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री ये भी याद उनके रूप में भी याद किया जाता है। फिर ये गांधी जी के सिद्धांतों का भी समर्थन करते हैं। फिर वे इनका असहयोग आंदोलन हो गया, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, उसके बाद असहयोग आंदोलन, उन सभी में काफ़ी अहम भूमिका रहती है। तो इनकी चर्चा हम लोग आगे अगर और प्रश्न देखने को मिलेगा तो विस्तार से चर्चा करेंगे। शारदा मणि कौन थी? ये वही शारदा मणि है जो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी होती है। जो रामकृष्ण परमहंस कौन थे, आइए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये रामकृष्ण परमहंस क्या होता है, इनका जन्म क्या होता है? बंगाल में भी इनका होता है, 1836 ईस्वी में होता है। इनके पिताजी का नाम खुदीराम रहता है, माताजी चंद्रा देवी रहती है। बचपन में इनके पिता का देहांत हो जाता है। इनके अपने बड़े भाई राम कुमार चट्टोपाध्याय के साथ ये कलकत्ता चले आते हैं। कलकत्ता के कालेश्वर मंदिर में यह इनको मतलब वहीं पर रहते हैं। इनको मूर्ति सजाने का काम मिलता है, मूर्ति को देखभाल करने का। उनके बाद बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद फिर वो उनका कार्यभार वही संभालते हैं। फिर वो उनके शादी मतलब ये अफवाह फैल जाता है कि उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया, तो उनके बड़े भाई, क्योंकि वो और भी भाई रहते हैं, वो अवरी हो गए। उस समय तो थे राम कुमार ना, और एक और बड़े भाई होते हैं, और अपनी चंद्रा देवी ये जो माँ होती है उनके सहयोग से इनका शादी करा जाता है। शादी काफ़ी कम उम्र से लड़की से होती है। शादी के लिए बोला जाता है इनको खुद ये मतलब बता देते हैं कि वहाँ पे लड़की हो जाएगा, ऐसा कुछ बता देते हैं। तो सही वास्तविकता में ऐसा ही होता है, उत्तर पूर्व में होता है, हो जाते हैं। और शारदा मणि देवी करके वही होती है, उसी से इनका 5 वर्ष की आयु में विवाह होता है। हालांकि कम उम्र में होता है, उसके बाद वो खुद वो मैके चले जाती है, उनके पास नहीं रहती। जब वो बालिक होती है 14 से 18 वर्ष की होती है, जब वो आती है कालेश्वर मंदिर में, तब जो है रामकृष्ण ये परमहंस वो क्या कर चुके थे, ऑलरेडी वो इसमें मतलब आ चुके थे, क्या बोलिएगा उसको, सन्यासी से मठवासी में आ चुके थे। यानी उसके बाद वो उनका व्यक्तित्व के रूप में भी उनको जो विवाह होता है वो काफ़ी अलग उनको महत्व देते हैं, है ना। यानी रामकृष्ण शारदा देवी को व्यक्तित्व के रूप में, दिव्य माता के रूप में माना और पवित्र माता के रूप में भी संबोधित किया। अपने शिष्यों को भी वही वो बताएं, तो इसलिए शारदा मणि का प्रश्न पूछने को देखने को मिल जाता है आपका। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में है, तो काफ़ी आधी हो गया हुआ है ना। कुका आंदोलन किससे संबंधित है? काफ़ी अच्छा प्रश्न, आइए देख लेते हैं। देखिए कुका आंदोलन जो है मुख्य रूप से क्या था। ये जो कुका आंदोलन का शुरुआत 1840 ईस्वी में होता है, यह जवाहरलाल के मन ने की थी। यह आंदोलन समाज में फैले जो मांसाहारी है, नशा है, जीव हत्या है, बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ और महिलाओं के अधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस आंदोलन को चलाया गया था। और मुख्यतः जो इसके जो शिष्य थे, किसके, जवाहरलाल के जो शिष्य थे, कौन, ये कौन होते हैं, सालका दास होते हैं, और ये गुरु रामसी कुका होते हैं। यही होते हैं जो बाद में इसका नेतृत्व भी संभालते हैं। इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था। बाद में बोला जाता है कि 1872 ईस्वी में क्या होता है, अंग्रेज बुचड़ खाना स्टार्ट कर देता है। जब इसका ये विरोध करते हैं तो बुचड़ खाना गुस्साई हुई सरकार कुका को बढ़ने का विरोध करते हैं। 66 जो नामधारी सिखों होता है उसको लाइन में खड़ा करके तोप से उड़ा देते। उसमें एक बच्चा भी होता है जो मना, जो बच्चा को नहीं उड़ाता, बच्चा कहता हमें भी उड़ा दो, बस उसे भी वो उड़ा देते हैं। इस तरह से बराबर हत्या करते हैं। फिर लास्ट में राम सिंह कुका को हटाकर वो म्यांमार भेज दिया जाता है। तो यही कुका आंदोलन मूल रूप से था। तो वही यहाँ पर देखिए भगत सिंह जवाहरलाल नहीं दिया हुआ है, यहाँ देखा संगठित किया था, इसलिए प्रश्न है। अगर दिया जाता कि स्थापना के लिए होता तो भगत जवाहरलाल के हो जाता है। भगत जवाहरलाल ऑप्शन में है ही नहीं, तो राम सिंह कुका हो जाएगा, उन्हीं के शिष्य होते हैं वो।
दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। क्या है दयानंद सरस्वती द्वारा? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया था। हालांकि पहले हम लोगों ने देखा कि उससे पहले वो आरा जाते हैं, फिर वो कलकत्ता भी जाते हैं जहाँ पर केशव चंद्र सेन द्वारकानाथ से मिलते हैं। फिर वहाँ पर वो उनको जो केशव चंद्र सेन होते हैं वो हिंदी सीखने के लिए भी प्रेरित करते हैं कि अगर आप हिंदी में भाषण देंगे, संबोधन करेंगे तो अनुयायी भी बढ़ेंगे और उद्धार भी होगा समाज का और देश का। तो वो हिंदी भी सीखते हैं और उसके बाद फिर वो सत्यार्थ प्रकाश की भी स्थापना करते हैं, लिखते हैं, जो विभिन्न धर्म ग्रंथों के बुराइयों पर व्याप्त था। 49 में देखिए, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नियो हिंदुज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? नव हिंदू, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। नव हिंदूवाद, किस लिए नव हिंदूवाद? आप याद करिए कि जब वो 1893 ईस्वी में शिकागो जाते हैं, जब सम्मेलन हो रहा हुआ, हिंदू धर्म सम्मेलन हो रहा होता, तब वो भाषण देते हैं और वह अलग ही पहचान उसके बाद भारत को वहाँ पर न्यू हिंदूवाद के रूप में मिलता और भारत को अलग प्रतिष्ठा होता। उसके बाद वहाँ की जो मीडिया होती है स्वामी विवेकानंद को साइक्लोनिक हिंदू भी कहकर संबोधित करती है। तो इसका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। 50 में देखिए, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? वही स्वामी विवेकानंद जब वहाँ भाषण देते हैं तो उनकी काफ़ी प्रसिद्धि होती है, मान होता है, सभी लोग उसके बाद उनका प्रतिष्ठा काफ़ी बढ़ जाता है, उनके अनुयायी बढ़ जाते हैं। वहीं पर वो 3 साल अमेरिका में रहते हैं। 1896 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है। फिर कई शाखाओं का वहाँ पर निर्माण करते हैं, भारत में भी आते हैं, इसका प्रचार प्रसार करते हैं। फिर भारत के आप देखेंगे कि आज़ादी के आंदोलन में, महात्मा गांधी के आंदोलन में भी वो सपोर्ट करते हैं, वो लोगों को आह्वान करते हैं कि घर से निकलें और आज़ादी में सहयोग करें। तो आज के लिए इतना ही। आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।